सवाल क्या कि सर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिस टॉपिक का नाम था अभी तक ना हमने जो टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक से लिंक वचन कारक हमने टॉपिक पढ़े और उन सभी पर प्रैक्टिस करी। स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक को, ठीक है। ये जो नया टॉपिक है ना ये आपकी शब्द बढ़ोतरी के तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी अभी तक अगर हम बातचीत करें, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हो आप मुझे? पूरी एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम जल्दी होने की संभावना है। जल्दी से मेरा तात्पर्य है कि जहां तक मेरा मत है ये एग्जाम मुझे लगता है कि आपका मार्च के आसपास या अप्रैल के आसपास। पूरी लाइब्रेरी जाना जरूरी है। अगर आप घर पर ही लाइब्रेरी जैसा माहौल बना पा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो कहूंगा ज्वाइन करिए, ठीक है ना, ज्वाइन करिए। सुन पा रहे हैं? ठीक, चलो देखो स्टार्ट करते हैं। सर जी, हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी में 2 लाख से अधिक शब्द हैं। कितने शब्द हैं कि सर जी हिंदी में जो शब्दों की संख्या है 2 लाख से अधिक है। कितनी अधिक है ये नहीं पता, लेकिन 2,60,000 से तो ज्यादा है। एक डिक्शनरी के द्वारा ऐसे आकलन बताए गए। एक डिक्शनरी ने ऐसे जब शब्दों को संग्रहित किया तो उसे पता चला कि हिंदी में 2,60,000 के आसपास तो शब्द है। इससे ज्यादा है, वो सभी शब्दों का संकलन कर नहीं सकती। कितने हैं इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ तक काउंटिंग हो चुकी है। इस वजह से हम बोलते हैं 2 लाख से अधिक शब्द हैं हिंदी में। अगर 2 लाख से अधिक शब्द है, अब देखो यहाँ पर 85% जो शब्द है ना वो हिंदी तथा भारतीय भाषाओं से मिलकर बने हैं। 15% हिंदी में विदेशी शब्द हैं। सर्वाधिक जो विदेशी शब्द है ना वो फारसी भाषा के विदेशी शब्द निकलते हैं, ठीक है ना। फारसी भाषा के विदेशी शब्द निकलते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर अगर इन 2 लाख से अधिक शब्दों को बढ़ाने के जो तरीके हैं ना, एक तरीका तो ऐसा हो सकता है कि सर जी जैसे मैंने एक शब्द लिखा रमा और इसके साथ ईस का योग किया, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ा आ है, बड़े एक आ का योग बड़ी ही के साथ हुआ है। तो सर अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये परिवर्तन होगा तो मुझे एक नया शब्द मिलेगा रमेश। यानी शब्दों को बढ़ाने का एक तरीका ये हो सकता है कि पास-पास के वर्णों को जोड़ दो, इसका अंतिम वर्ण बड़ा आ, इसका प्रारंभिक वर्ण बड़ी ही, इनको जोड़ा, इसमें परिवर्तन हुआ, नया शब्द बना। इस तरीके को यानी इस नए शब्द बनाने के तरीके को नाम मिलता है संधि। क्या नाम मिलता है? संधि। तो सर संधि के द्वारा हम नए शब्द बढ़ा सकते हैं। सही है, ये सर ये तरीका संधि है। संधि के बाद सर एक ऐसा भी तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका मैंने कहा दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। सर यहाँ पर तो मैंने वर्णों को जोड़ा पास-पास के, यहाँ पर मैं सभी शब्दों को जोड़ रहा हूँ, मैंने एक शब्द बना दिया दही बड़ा। क्या बना दिया? दही बड़ा। एक शब्द मैंने बना दिया। यानी यहाँ पर वर्णों का जुड़ाव हुआ, मैंने इन शब्दों को जोड़ा और शब्दों का जुड़ाव क्या कहलाता है? शब्द नहीं, इसको पद कहना ठीक होगा। वाक्य में प्रयोग हुए तो पद है। इस इन पदों का जुड़ाव क्या कहलाता है? समास। ऐसे ही सर हम अलग-अलग पदों को जोड़कर नीली है जो गाय, उसको कहेंगे नील गाय, राजा का पुत्र राजपुत्र। ये सभी ये जो तरीका है नए शब्द बनाने का, ये है समास। उसके बाद अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि जैसे कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी जी हैं, ठीक है ना? कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी जी, उनका बर्थडे आया और बर्थडे पर उन्होंने कहा कि स्वामी जी या हे प्राणनाथ, बर्थडे पर 9 लाख का हार चाहिए, मुझे 9 लाख का दिला दे, ठीक है ना। और गाना भी गाया, गाना गाया बेचारे कंप्यूटर जी एक सीमित आए कहाँ से 9 लाख का हार लाए। तो इन्होंने गेम खेला, मार्केट गए, वहां से ना एक पीतल का हार लेकर आए, सुनार की दुकान पर पहुंचे कि भैया इस पर सोने जैसी पॉलिश कर दो, सोने का पानी चढ़ा दो या फिर इसको ऐसा बना दो कि सोने का लगे। तो सुनार ने तो अपना काम किया, उस पर पॉलिश चढ़ा दी। पॉलिश चढ़ाने के बाद जब ये धर्मपत्नी जी को गिफ्ट करने गए ना, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धर्मपत्नी जी को थोड़ा शक हुआ, तो उन्होंने घिसकर देखा तो अंदर पीतल ही पीतल, पीतल ही पीतल। तो इनकी धर्मपत्नी ने कुछ नहीं किया, उस हार के आगे ना कुछ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? प्रे जोड़ दिया। जैसे ही प्रे जोड़ा तो सर एक नया शब्द बना, एक नया शब्द बना प्रहार। कैसा शब्द बना? प्रहार। अब जैसे ही प्रहार शब्द बना ना तो अगले दिन जब कंप्यूटर जी ऑफिस आ रहे हैं तो चेहरा सूजा हुआ था। हम समझ गए कि क्या हुआ होगा, ठीक है ना। तो यानी सर किसी शब्द के आगे भी जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। ये जो आगे जोड़ा गया है ना इसे हम कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग। इस तरीके से भी नए शब्द बन सकते हैं कि कोई शब्द इसके आगे को जोड़ा, नया शब्द बना। ठीक, अच्छा मैंने कहा कि अगर हमारे जो कंप्यूटर जी हैं उनको मैं प्यार से बोलता हूँ अरे सेठ जी क्या हाल चाल है, प्यार से बोलता हूँ सेठ, क्या बोलता हूँ सेठ, तो इनकी धर्मपत्नी को क्या कहा जाएगा? इनकी धर्मपत्नी को कहा जाएगा सर सेठानी। कि अगर ये सेठ है तो इनकी धर्मपत्नी को कहेंगे सेठानी। यानी सेठ शब्द था, इसके अंत में कुछ जोड़ा और अंत में जोड़े जाने वाले को क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो सर प्रत्यय के द्वारा भी नए शब्द बन सकते हैं। हमारी हिंदी में 2,60,000 से अधिक शब्द हैं और हिंदी के पास नए शब्द बनाने के या नए शब्द सृजित करने के केवल 4 तरीके हैं। या तो सर वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाए, या सर शब्दों यानी पदों के जुड़ाव से नए शब्द बनाए, या किसी शब्द के आगे कुछ जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करें, या किसी शब्द के पीछे कुछ जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करें। जो वर्णों को जोड़ने से नए शब्द बनते हैं उसे संधि कहते हैं, जो शब्दों को जोड़ने से नए शब्द बनते हैं समास कहते हैं, शब्द के आगे कुछ जोड़कर नए शब्द बनते हैं तो आगे जोड़े जाने वाले को उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के अंत में कुछ जोड़कर नए शब्द बनते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। ये चाहे आपकी क्वालिफाइंग परीक्षा हो, चाहे आपकी बिहार दरोगा हो, चाहे आपकी स्टेट पीसीएस हो, ये हिंदी की रीढ़ की हड्डी वाले टॉपिक है। मतलब ऐसे टॉपिक जिनसे सर्वाधिक सवाल बनते हैं वो ये 4 हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक, क्यों? इनको इस वजह से पढ़ते हैं ताकि इनसे नए शब्द बने और नए शब्द कैसे बनते हैं इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। इन टॉपिकों को कहते हैं कि हिंदी की मूलभूत संरचना यहाँ से प्राप्त होती है, या क्योंकि हिंदी की सबसे छोटी इकाई जो सार्थक है वो शब्द है। हिंदी की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द, क्योंकि शब्द का अपने आप में अर्थ होता है। उन शब्दों को बनाने के जो तरीके हैं ना वो आपको आने चाहिए। शब्द कैसे बनते हैं, यानी आगे की जो आपकी 10 क्लासेस होंगी ना वो इन्हीं 4 टॉपिकों पर केंद्रित रहेंगी। जैसे ही आप ये 4 टॉपिक पढ़ते हो उसके बाद तुरंत बाद हम पढ़ेंगे रामचंद्र, रामचंद्र के बाद अशुद्धि, क्या पढ़ेंगे? अशुद्धि। जैसे ही आप अशुद्धि कवर करते हो तब मैं कहूंगा कि हाँ आपने अपना 95% क्वालिफाइंग का सब्जेक्ट कवर कर दिया। जैसे आप अशुद्धियों पर प्रैक्टिस करते हो, यानी वाक्य में क्या गलती है वहां तक अगर आपने कवर किया तब समझना कि हाँ 95% के आसपास सिलेबस कवर हुआ। ये चारों के 4 टॉपिक कम से कम 10 दिन लेंगे आपके। कितने लेंगे? 10। और थोड़ा सा डीप में चले तो कम से कम 12 से 13 दिन, ठीक है? 12 से 13 दिन। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को। ठीक, मैं भी जाऊंगा सर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जो सबसे सरल है वो कौन सा है? उपसर्ग। इसी टॉपिक को शुरू करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय से शुरू करते हैं। माफी चाहूंगा, सर्दी है और सर्दी है तो सब थोड़ा बहुत जुकाम होकर रखा है, ठीक है? तहे दिल से माफी, ठीक है? अच्छी बात है कि आप सभी ने अपनी सेहत का थोड़ा बहुत ध्यान रखना। मौसम चेंज हो रहा है, चेंज होते हुए मौसम में विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना? चलिए अब देखो एक छींक फिर से आएगी क्योंकि ऐसा माहौल बन रहा है, ठीक है ना? क्योंकि लग रहा है कि कभी भी छींक आ सकती है, कभी-कभी ऐसा होता है और अगर कोई टोक दे तब छींक वहीं की वहीं शांत हो जाती है, फिर कुछ समय के बाद आती है। ये सर एक टॉपिक है हमारा उपसर्ग, तो ध्यान से समझना, यहाँ से क्लास आपकी शुरू हो रही है और हो सके तो उसको नोट करते हुए चलना। नोट मतलब जो आपको समझ में आए, हालांकि इससे संबंधित नोट्स मैं दूंगा, क्रिया विशेषण के नोट्स यानी एडवर्ब के अपडेट करवा दिए गए हैं, ठीक? अब देखो जरा उपसर्ग एक टॉपिक है। ये टॉपिक बना है ना सर 2 प्रकार के शब्दों से और इसके बारे में बेसिक जानकारी अभी हमारे पास है कि सर जी ये प्रारंभ में जोड़े जाएंगे और प्रारंभ में जोड़े जाएंगे तो क्या होगा? नए शब्दों के सृजन में सहायक होंगे। पहले जोड़ेंगे अलंकार आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है ना, रसचंद अलंकार आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है और पढ़ना चाहते हो तो कम से कम मानकर चलो 1 महीने की क्लासेस और बढ़ जाएंगी रसचंद अलंकार और साहित्य, लेकिन जरूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है? देखो ये सब उपसर्ग यानी प्रारंभ, जो प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। अच्छा कि सर अब अगर यहाँ पर देखें कि ये जो शब्द है ना इस शब्द की जो बनावट है ये 2 प्रकार से बना हुआ है। आगे जोड़ा गया है उप और उप के साथ जोड़ा गया है सर्ग। मुझे बताओ उपकार क्या होता है? आपने पर्यायवाची में पढ़ा है इसको। उपकार क्या होता है? उपकार अर्थ होता है समीप। उपकार क्या होता है? समीप। हमने पढ़ा होगा इसको, ठीक है ना? समीप। और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृजन करना। सृजन करना मतलब निर्माण करना, ठीक है ना? ठीक है ना? निर्माण करना। और सृजन अगर आप ऐसे लिख रहे थे, कैसे? ऐसे, ये वर्तनी गलत है। सृजन ऐसे नहीं लिखते, ठीक है ना? सृजन लिखते हैं ऐसे, इसका अर्थ होता है निर्माण करना, ठीक? डन। सबसे महत्वपूर्ण बात
यानी जो समीप रहेगा निर्माण करेगा नए शब्दों का। समीप यानी पहले जुड़कर। जैसे देखो इस उप के अर्थ से भी कई सारे सवाल बने हैं। कैसे बने हैं सर? कि जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा नाम क्या है? तो आपने कहा कि गुरुजी आपका नाम जो निकलता है, हमने थंबनेल में पढ़ा जितेंद्र सोनी है ना? या किसी भी व्यक्ति का कोई भी नाम। लेकिन अगर मैं मेरे घर जाऊँगा तो मेरे माता-पिता मुझे जितेंद्र सोनी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि अरे जीतू एक गिलास पानी दे दे। मेरी माताजी तो मुझे जीतू ही बोलती है। अरे जीतू, या मेरे बड़े भाई, ठीक है ना? या मेरे पिताजी जीतू ही बोलते हैं। जो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं सभी को ये नाम पता है। ये तो बहुत कम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? तो क्या जीतू मेरा नाम है? नहीं सर, ये आपका नाम नहीं है। ये आपके नाम के सर्वाधिक समीप है, यानी ये आपका उपनाम है। क्या है उपनाम? यानी ये आपका नाम नहीं है सर, ये आपका उपनाम है। नाम के सर्वाधिक समीप। जैसे मैंने एक शब्द लिखा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के सर्वाधिक समीप कौन सा पद है? राष्ट्रपति के सर्वाधिक समीप उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यानी ये इसके सर्वाधिक समीप है। तो उपकार क्या है? ये एक सवाल बना था कि बताइए उपसर्ग में उपसर्ग क्या है, ठीक है ना? कि एक शब्द था उपसर्गी और हमसे इसमें ही उपसर्ग पूछ लिया कि उपसर्ग के शुरुआत में क्या जुड़ा हुआ है, उपसर्ग के प्रारंभ में क्या है? तो सर उपसर्ग के प्रारंभ में उप ही जुड़ा है। तो उपसर्ग में उपसर्ग उप है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उपसर्ग शब्द में जो उपसर्ग है वो उप है, ठीक है ना? उपसर्ग के खुद में ही उप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? डन। इसको सर हमें पढ़ना है। इसको पढ़ना है उपसर्ग को। इस शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाने वाले हैं। जैसे जैसे एक शब्द लिखा जी मैंने क्या? एक शब्द लिखा सर मैंने दिन, ठीक है दिन। और दिन के आगे सर अगर मैंने कुछ जोड़ा प्रति, तो सर मुझे एक नया शब्द मिलेगा प्रतिदिन। क्या शब्द मिलेगा? प्रतिदिन शब्द मिलेगा। क्या शब्द मिलेगा? प्रतिदिन। तो सर यानी सर ये जो उपसर्ग है, इस शब्द का हिस्सा है। ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ, पूरा ध्यान क्लास पे। कि सर ये दिन अपने आप में एक शब्द था। हाँ सर, ये अपने आप में एक शब्द था। ये भी सर अपने आप में एक शब्द है। लेकिन अब इस शब्द में उपसर्ग मिला हुआ है। अब इस शब्द में क्या है? अब इस शब्द में एक उपसर्ग है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर उपसर्ग शब्द का हिस्सा होता है? बिल्कुल। तो सर इस शब्द का हिस्सा प्रतिदिन एक अपने आप में शब्द है। इस शब्द का हिस्सा है उपसर्ग। ध्यान दो, कुछ बातें लिख रहा हूँ। क्या? कि सर उपसर्ग के बारे में 2-3 बातें जानो कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। कहाँ? शब्द के प्रारंभ में। उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। मतलब कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट इसको लिखकर पूछें कि बताओ उप का मतलब क्या है, तो सर इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ कब प्रकट होगा? जब ये किसी शब्द के पहले जोड़ा जाएगा। अगर पहले जोड़ा जाएगा तब इसका अर्थ आएगा समीप, कि भाई जो समीप रहकर नए शब्दों का सृजन करता हो। ऐसे ही अगर आपने मुझसे पूछा कि उप का अर्थ क्या है, तो कुछ अर्थ नहीं है। या मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि भाई प्रतीक का अर्थ क्या है, अब इसका कोई अर्थ नहीं है। प्रतीक का अर्थ तब प्रकट होगा जब ये किसी शब्द के आगे जोड़ा जाएगा। यहाँ अब इसका मतलब है प्रतिदिन यानी हर दिन, हर रोज, ठीक है ना? अगर आप ऐसे प्रतीक का अर्थ पूछोगे तो कोई भी अर्थ नहीं होता। अर्थ तब प्रकट होंगे जब ये किसी भी शब्द के पहले जुड़ जाएंगे, ठीक? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये उपसर्ग शब्द का हिस्सा है? भाई इस शब्द में ऑलरेडी उपसर्ग है, ऑलरेडी उपसर्ग है। यानी सर उपसर्ग जो होते हैं ना, उपसर्ग जो होते हैं सर ये शब्द में ही जुड़े हुए होते हैं। यानी शब्द में अंश, मतलब शब्द के अंश, अंश का अर्थ क्या है? हिस्सा। अंश का अर्थ क्या है? हिस्सा, ठीक है ना? यानी ये शब्द के हिस्से होते हैं। तो यहाँ से एक नाम बनता है। बीपीएससी का सवाल था कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश। शब्दांश से आपको मेरा मतलब क्या है? शब्द का अंत यानी शब्द का हिस्सा। उपसर्ग शब्द का हिस्सा होता है। क्या होता है? उपसर्ग शब्द का हिस्सा होता है, यानी शब्दांश होता है। क्या होता है? शब्दांश। यहाँ तक बात पहले पड़ गई कि सर उपसर्ग शब्द का हिस्सा होता है, ठीक। एक स्टेप आगे चलते हैं कि सर अब अगर एक का सवाल और ऐसे बने कि यहाँ पर ध्यान दो, ये जो उपसर्ग है ना, उपसर्ग अव्यय नहीं होते। उपसर्ग अव्यय नहीं होते, ध्यान रखिएगा। अव्यय जैसा व्यवहार करते हैं, अव्यय जैसा व्यवहार करते हैं। ध्यान रखिए कि सर उपसर्ग अव्यय का भेद था क्या? जब हमने अवकारी शब्द पढ़े, जब हमने अव्यय पढ़े, ऐसा कोई भेद नहीं आया था उपसर्ग। ये उपसर्ग अव्यय नहीं होते, अव्यय की भांति व्यवहार करते हैं, अव्यय जैसे लगते हैं। मतलब इस उप पर चाहे इसका सर भूतकाल में प्रयोग करो, लड़का के लिए, लड़की के लिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। लेकिन अव्यय नहीं है, क्यों? इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं है। अगर उप को आप ऐसे ही रखोगे ना तो इसका कोई अर्थ नहीं आएगा। इस वजह से इसको अव्यय में सम्मिलित नहीं करते, लेकिन मानते हैं कि अव्यय जैसा व्यवहार करते हैं। ये बीपीएससी का सवाल था, ठीक है ना? अच्छा, अगला इसके बाद की अगर हम बातचीत करें सर उपसर्गों के भेद। अगर ऐसा कोई सवाल है कि बताइए उपसर्गों के कितने भेद हैं, ध्यान रखिएगा। इसके भेद तो अनगिनत है। हिंदी में अलग-अलग प्रकार की भाषाओं से बने हुए शब्द हैं। कभी तुर्की, चीनी, फारसी या फिर अरबी, तो सर अलग-अलग प्रकार के उपसर्ग होते हैं। लेकिन फिर भी समानता हिंदी पड़ती है 3 प्रकार के उपसर्ग। कितने पड़ती है? 3। और वो 3 प्रकार के उपसर्ग कौन-कौन से हैं? सर जी अगर इन 3 प्रकार के उपसर्गों के बारे में बातचीत करें, पूरा ध्यान इस समय बोर्ड पर कि सर इन 3 प्रकार के उपसर्गों के बारे में बातचीत करें, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके पास अलग-अलग राइटर्स की किताबें होंगी। सभी का सम्मान है, सभी का आदर है। जो बोर्ड पर बता रहा हूँ वही उत्तर करना है, उसी को सत्य मानना है, ठीक? कि सर हिंदी में सामान्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक होते हैं संस्कृत, एक होते हैं हिंदी, एक होते हैं उर्दू। किसके? उर्दू। इन तीनों की संख्या को लेकर इतना मतभेद है, कहीं 22, कहीं 19, कहीं 10, कहीं 13। ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछे जाए संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं तो संख्या क्या आएगी? 22। अगर पूछे जाए हिंदी के कितने होते हैं? 22। उर्दू के कितने होते हैं? 22। तीनों की संख्या 22, तीनों की संख्या 22, ठीक है ना? इसे संस्कृत के 22, हिंदी में अगर 22 ना हो 10, 10 नहीं है तो 13, उर्दू में अगर 22 ना हो तो 19, लेकिन 22 है तो वहीं पर अड़ जाना। वहीं पर अड़ जाना मतलब वहीं पर अटक जाना कि हाँ भाई हम तो यहीं पर 22 ही करेंगे उत्तर। क्या करेंगे? 22। 22 उत्तर होते हैं तीनों के। इस बार अब देखो केवल 22 नहीं, 22 से बहुत अधिक है, 2200 से भी अधिक है, लेकिन मूल उपसर्ग 22 होते हैं, ठीक है ना? संस्कृत के 22, हिंदी के 22 और उर्दू के 22। एक और सवाल बनता है, अभी तक बना नहीं है, एमपीपीएससी ने शायद इस वाले सवाल को किया है, लेकिन बीपीएससी में आया है कि नहीं मुझे नहीं पता, याद नहीं है। कि सर अगर ऐसा कोई सवाल आए कि सर हमें बताइए कुल उपसर्ग की संख्या कितनी है? कुल उपसर्ग, ठीक है ना? कुल उपसर्ग की संख्या कितनी है? तो सर अगर कुल उपसर्ग हमें निकालने हो, संस्कृत, हिंदी, उर्दू के तो सर 22 22 22 हमें पता है, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर ना हमारी हिंदी में बहुत सारे विदेशी शब्द हैं, तो सर सामान्यतः एक और अप्रत्यक्ष कैटेगरी होती है कि विदेशी शब्दों के उपसर्ग, और विदेशी शब्दों के उपसर्ग भी कितने होते हैं? 22। मैं फिर कह रहा हूँ आपको उपसर्ग के भेद अगर पूछे जाए ना तो 4 भेद करने नहीं है, 3 ही भेद होते हैं, 3 प्रकार के, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, ठीक? विदेशी मानकर 4 नहीं करने हैं, क्योंकि विदेशी शब्द हिंदी से अलग है, इस वजह से सर इसको अलग रखा गया है। लेकिन जब कुल उपसर्ग निकालने की बारी आती है ना तो तब उनको सम्मिलित करते हैं, ठीक है ना? यानी सर 22 22 22 22 यानी 22 गुणा 4 88 तो सर ये हुए, ठीक? अब तो यहाँ पर एक दो बातें और हैं, जैसे कि सर कुछ व्याकरण यानी व्याकरण की जानकारी रखने वाले व्यक्ति वो मानते हैं कि एक उपसर्ग होता है उत और एक उपसर्ग होता है उद, ठीक? एक उपसर्ग होता है निर और एक उपसर्ग होता है निस, ठीक? कुछ लोग तो इनको एक ही मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं अलग-अलग। कुछ लोग तो इनको एक ही मानते हैं। देखो यहाँ यहाँ देखो, आगे चलकर जब आप उपसर्ग पढ़ोगे ना तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, ये संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग आएंगे, ठीक है ना? यहाँ पर संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग, एक ये है उत और एक है ये है उद। कुछ लोग तो इनको एक ही मानते हैं। एक सर ये निस और निर और निस, कुछ लोग तो इनको एक ही मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं अलग-अलग। कुछ लोग तो एक ही, कुछ लोग अलग-अलग। और जो लोग सर इनको अलग-अलग मानेंगे ना
जो लोग इनको अलग अलग मानेंगे वो कहेंगे कि साहब अब दो संख्या इसमें और जोड़ो, जो लोग अलग अलग मानेंगे। तो कुल मिलाकर कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है? 90। केवल एक बार एमपीपीएससी ने सवाल को पूछा, हालांकि इनकी संख्या से तो सवाल बनते हैं, खूब बनते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चाहे बिहार दरोगा चाहे बीपीएससी कि सर जी कुल उपसर्गों की संख्या कितनी है, किसी भी किताब में कुछ भी हो, 90। कितनी? 90। ठीक। तो क्लास खत्म कहाँ हुई है? तो पढ़ते रहो, ठीक है ना? कितनी होती है? 90। ठीक है साहब, ये जानकारी पता चली। इसे कुल उपसर्गों की संख्या 90। अभी तक हमने क्या सीखा कि सर उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाने वाले तत्व है, यानी शब्दांश है, ठीक है ना? इस शब्द के प्रारंभ में सर जोड़े जाएंगे, 2 लाख से अधिक शब्द होते हैं, इनको बढ़ाने के 4 तरीके हैं। ये तरीका संधि है, ये तरीका समास है, ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है। उपसर्ग को पढ़ रहे हैं जो शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, ये है सर उपसर्ग, ठीक है ना? ये सर उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में स्वतंत्र अर्थ नहीं रखते, उपसर्ग शब्द यानी शब्द के हिस्से होते हैं, यानी शब्दांश होते हैं। उपसर्ग अव्यय की भांति व्यवहार नहीं करते, उपसर्ग अव्यय जैसा लगते हैं, यानी अव्ययी शब्दों के जैसा लगते हैं। भेद करने 3। अगर एक और सवाल बने कि बताइए प्रथम उपसर्ग किसे कहते हैं? प्रथम, कि सर जी प्रथम उपसर्ग की संख्या कैसे दी गई है, तो अभी आगे चलकर इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए लिख लो कि पहला उपसर्ग जो माना गया है वो माना गया है क्या माना गया है? प्रे। कि प्रे को सबसे पहले उपसर्ग की संख्या, जो कि सर हमने यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया प्रहार में, ये जो प्रे है ना, इसको पहला उपसर्ग माना गया है। क्या माना गया? पहला। आगे चलो पढ़ोगे आप, ठीक है ना? क्या माना गया है? पहला उपसर्ग। एक और चीज कि सर जी एक सवाल ऐसे बने कि साहब हमें बताइए कुल उपसर्ग की संख्या कितनी है? भाई अगर मैं ऐसे पूछूं कुल उपसर्ग, तब आपको उत्तर क्या आएगा? सर 90 ना हो तो 88। 90 100% होगा और नहीं है तो 88, नहीं है तो 88, ठीक है ना? इतना कॉमन सेंस हमारे अंदर है। ठीक, डन। अब पढ़ते हैं उपसर्ग। अब क्या पढ़ते हैं? उपसर्ग। अब सबसे पहले उपसर्ग पढ़ेंगे हम संस्कृत भाषा के, और संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 22। पहले तो 22 उपसर्गों को ध्यान से देखो। ठीक, पहले तो 22 उपसर्ग, यही वो हार है मुझे 9 लखा दिला दे रे, ठीक है ना? मुझे 9 लखा दिला दे, बेचारे कंप्यूटर जी नहीं लेकर गए, पीतल का हार था और घिसा तो सर पीतल सामने, तो सूज हुआ है। जब मैंने पूछा कि कंप्यूटर जी सूज कैसे गए, कि गुरुजी बाथरूम में फिसल गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, हमें पता है कि कब कौन बाथरूम में फिसल रहा है, हम जानते हैं सब कुछ, ठीक है? अब चलो कि सर उपसर्ग भी शब्दांश है, तो शब्दांश से, अब शब्दांश सुनकर चौंकना मत, ठीक है ना? शब्दांश मतलब शब्द का हिस्सा। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। एक बात शायद मैं बताना यहाँ पर भूल गया, इस बात को यहाँ पर लिखना, ठीक है ना? इस बात को यहाँ पर लिखना, यहीं पर। इस हमें थोड़ी जगह चाहिए, हमने इसको साफ किया और साफ करने के बाद देखो कुछ बातें लिखी कि जैसे एक पॉइंट हमने ये ऐड किया कि कुल उपसर्ग 90 90 सबसे जरूरत। उपसर्ग का प्रयोग क्यों होता है? उपसर्ग सर जरूरी है नए शब्दों के सृजन के लिए, ठीक है ना? नए शब्द के सृजन के लिए उपसर्ग का प्रयोग, नए शब्दों का सृजन। अच्छा, हमारे पास सर मूल रूप से ये शब्द था, इसके आगे मैंने कुछ जोड़ा तो सर इसके उच्चारण में परिवर्तन हुआ। पहले तो सर इसको बोल रहे थे हार, अब बोल रहे हैं प्रहार। उपसर्ग लगाने के बाद यानी सर उपसर्ग शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन करता है कि हाँ सर पहले शब्द था हार, अब बन गया प्रहार, तो उच्चारण में बदलाव हुआ। कि सर शब्द के लेखन में परिवर्तन करता है। लेखन कैसे? पहले तो सर हार लिख रहे थे, अब लिख रहे हैं प्रहार, यानी उपसर्ग की सहायता से लेखन में भी परिवर्तन होता है। सबसे जरूरी बात, उपसर्ग अर्थ बदलता है। क्या होता है? अर्थ। पहले हार का अर्थ कुछ और था, अगर मैंने प्रय जोड़ा तो सर अब प्रहार का अर्थ कुछ और है, यानी उपसर्ग अर्थ, लेखन और उच्चारण में परिवर्तन करता है। ये बात लिखो यहाँ पर, ठीक है ना? कि सर उपसर्ग का जो प्रयोग है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के अर्थ सबसे महत्वपूर्ण, उसके उच्चारण सेकंड महत्वपूर्ण, और सबसे कम महत्वपूर्ण उसके लेखन में परिवर्तन करता है। लेखन में परिवर्तन यानी बदलाव या परिवर्तन करता है। बात स्पष्ट हुई? ठीक, बात स्पष्ट। इसके बाद सर अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, ठीक है ना? यानी सर वे उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, यानी हार का अर्थ कुछ और था, मैंने आ जोड़ा, आहार शब्द बना, इसका अर्थ कुछ और है। हार शब्द था, सम जोड़ा, संहार का कुछ अर्थ और आएगा, ठीक है ना? हार शब्द था, बी जोड़ा तो विहार का अर्थ फिर से कुछ और आएगा। डन, डन। यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई, पल्ले पड़ गई। स्टार्ट करते हैं। अब देखो कि सर हिंदी के उपसर्गों को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। सबसे महत्वपूर्ण है, अगर उपसर्ग से सवाल बनता है तो सर्वाधिक सवाल यहीं से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? यहीं से बनते हैं। संस्कृत के उपसर्गों से सवाल बनते हैं, और ये आपके ना 2 टॉपिकों को क्लियर करेंगे, अभी हम आएंगे, ठीक है ना? ये 2 टॉपिकों को क्लियर करेगा। पहले तो एक बार ना इनको पढ़ो ऐसे ही कि सर ये संस्कृत के उपसर्ग है, यानी ये पहले जोड़े जाने वाले हैं। अति, अदि, अनु, अन, अप, अपि, अभि, अब, आ को आड़ भी कहते हैं। उत, उद, उप, जो हमने उप जो शब्द था ना वो ये रहा, मतलब शब्द नहीं शब्दांश था। दोनों, दो, नि, निर, निस, परा, परि, प्र, पति, प्रति, वी, समसु, कुल मिलाकर इनकी संख्या 22 है। कितनी है? 22। सर ये 22 उपसर्ग याद करने हैं क्या? नहीं, ठीक है ना? नहीं, ये याद थोड़ी ना करने हैं, समझने हैं। समझने से मेरा तात्पर्य ये है कि बस 2 बार पढ़ने हैं कि नहीं, हाय हाय इनको ही रटो, कुछ नहीं। एक बार फटाफट से पढ़ो, फिर से पढ़ो, 1 मिनट है आपके पास, पढ़ो इनको, 1-2 बार पढ़ो, चलो। ठीक, ये सर 22 उपसर्ग हैं। अब इन 22 उपसर्गों से शब्द बनाने से पहले, नए-नए शब्द बनाने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान से समझिए। 1-2 नियम बस आपको पढ़ने हैं यहाँ पर संधि के, जरूरी है। उपसर्गों को पढ़ते समय कुछ-कुछ उपसर्गों में संधि का प्रयोग होता है, ज्यादातर में नहीं होता, समानता में नहीं होता, अपवाद के तौर पर कुछ-कुछ जगह संधि का प्रयोग होता है। जैसे एक संधि आएगी जो जिसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे, उसे हम कहेंगे यड़ संधि। और यड़ संधि के सभी नहीं, बस केवल 2 नियम अभी के लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना? यड़ संधि। यड़ संधि का सर एक नियम ये कहता है कि जब-जब छोटी ई या जब-जब बड़ी ई, जब-जब छोटा ऊ या जब-जब बड़ा ऊ किसी अपने से अलग स्वर के साथ इनका मेल होगा, किसी अपने से अलग स्वर के साथ ये जुड़ेंगे, तो छोटी या बड़ी ई बन जाएगी या, क्या बन जाएगी? या। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ परिवर्तित हो जाएगा व में, किसमें हो जाएगा? व में। और 99% संभावना है कि सर या तो छोटी ई ही होती है या छोटा ऊ ही होता है। ये एक यड़ संधि का नियम है जो कि आप आगे पढ़ोगे। हालांकि नियम के आधार पर तो हम आगे भी नहीं पढ़ेंगे, बस केवल ट्रिक के आधार पर या केवल समझकर, लेकिन यहाँ पर आपको ये नियम पता होना चाहिए, ठीक है ना? कि जब जब छोटी और बड़ी अपने से किसी भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगी तो या में परिवर्तित होगी, और जब जब छोटा और बड़ा अपने से भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगा तो वा में। कहने का तात्पर्य, जैसे मानकर चलिए मैंने एक शब्द लिखा, क्या शब्द लिखा जी मैंने? प्रत्येक, एक शब्द लिखा, लिखा प्रत्येक। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि सर जी ये जो या है जिसके साथ अधूरा वर्ण है, बीच में या ऐसे ही नहीं आता। बीच में या आता है जब या तो छोटी ई या बड़ी ई किसी भिन्न स्वर के साथ जुड़ेगी, तब जाकर या आएगा, ठीक? ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, 99% सर छोटी ई या छोटा ऊ ही। जैसे आगे तो सर प्र है, उसके बाद ता है, उसके बाद क्या है? उसके बाद सर ता है, ता पर छोटी ई की मात्रा होगी। इसका योग किसी भिन्न स्वर के साथ होगा, यहाँ पर सर किस भिन्न स्वर की मात्रा है? छोटी ई की, छोटी ई के साथ योग। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर इस छोटी ई का योग इस छोटी ई के साथ करने पर ये छोटी ई परिवर्तित हो जाएगी या में। पूरा ध्यान बोर्ड पर, ये बेस है आपका, ठीक? ये छोटी ई परिवर्तित हो जाएगी या में। यही कॉन्सेप्ट था, छोटी या बड़ी का भिन्न स्वर के साथ करने पर वो या में चेंज होगी। आगे क्या है? आगे है सर प्र। जब ता से छोटी ई को निकालोगे बचेगा आधा ता, छोटी बन चुकी है या,
यहाँ पर बड़ी ए की मात्रा, अंत में का, ठीक है ना। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर प्रत्येक शब्द और मैंने अगर आपसे इसमें आपसे उपसर्ग पूछ लिया कि साहब बताइए इसके आगे क्या जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है, तो वहां घबराना नहीं है। कैसे सर? कि सर आगे तो प्रय है, फिर आदाता है, और ये विकल्पों में आपको दिखाई देगा कि सर प्रय है और आदाता है, सर इसका योग हुआ है आगे। नहीं, ये दिख रहा है कि सर आदाता है, लेकिन वास्तविक रूप पर सर ये प्रति है, और ये बना इस कॉन्सेप्ट से है। मतलब एक शब्द जैसे देखो मैं आपके सामने और रखूं, मैंने एक शब्द कहा अध्ययन। क्या शब्द कहा मैंने? अध्ययन। एक शब्द कहा मैंने, कहा अध्ययन में उपसर्ग कौन सा है मुझे बताओ। अध्ययन में उपसर्ग, तो दिमाग में क्लिक करना कि भाई यहाँ पर या का प्रयोग है, और या बीच में ऐसे ही नहीं आता। या कब कब आता है? जब छोटी या बड़ी किसी भिन्न स्वर के साथ जुड़े तब जाकर या, और 99% छोटी ही जुड़ेगी। 99% छोटी, यानी कि सर बीच में या आने के लिए छोटी ही जिम्मेदार है। आगे आ है, इस धा पर सर किसकी मात्रा होगी? छोटी ही की। इसका योग किसी भिन्न स्वर के साथ, या पर किस स्वर की मात्रा है? छोटे या की, तो लोग अयन के साथ सर इसका योग। मैंने कहा इस छोटी ही का योग इस भिन्न स्वर के साथ करने पर छोटी ही चेंज होती है या में। ये कॉन्सेप्ट है गियर संधि का। ठीक, आगे आ है, जब इस धा से छोटी निकालूंगा तो आधा धा बचेगा, छोटी या में चेंज हो जाएगी, इस पर आ की मात्रा, अंत में तो ये है ही। यानी अगर मैं आपसे अध्ययन में उपसर्ग पूछूं तो घबरा मत जाना कि सर जी आगे आ है और आधा था, ये उपसर्ग होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ये उपसर्ग होगा, इसके आगे ये जोड़ा गया है। मतलब अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, जैसे एक सवाल मैंने पूछ दिया अन्वय। क्या पूछा मैंने? अन्वय। कि सर देखो बीच में वाह आ रहा है, और वाह आने के लिए जिम्मेदार कौन है? छोटा ऊ या बड़ा ऊ? 99% छोटा ऊ। 99% छोटा ऊ, मतलब छोटे ऊ या बड़े ऊ का योग इससे अलग स्वर के साथ होगा तब ये वाह में आएगा। मतलब ये देखो, एक तो विद्यार्थी ये होंगे जो इसका संधि विच्छेद, मतलब इसको ऐसे करने का प्रयास करेंगे। आगे आ है, वाह आने के लिए तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ, 99% छोटा ऊ जिम्मेदार होगा। इसका योग भिन्न स्वर के साथ, वाह पर किस स्वर की मात्रा है? छोटे आ की, लो भाई। मतलब इस छोटे ऊ का योग इस भिन्न स्वर के साथ करने पर ये परिवर्तन हो जाएगा वाह में। जैसे ही वाह में परिवर्तन होगा, आगे आ है, जब इस ना से छोटे ऊ को निकालूंगा आधा ना, ये बन चुका है वाह, इस पर छोटे आ की मात्रा, अंत में बचाई या, अन्वय। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि अन्वय में उपसर्ग बताओ, तब देखना कि कहीं शब्द के बीच में या तो या आ रहा है या वाह। अगर या और वाह आ रहे हैं तब इसका मतलब या तो यहाँ छोटी ही होगी या यहाँ पर छोटा ऊ। ठीक है ना। अगर जल्दबाजी में आपने ऐसे कर दिया कि भाई इसके आगे अन जोड़ा गया है, तो समझो गया एक अंक। ठीक है ना। अन नहीं है, ये लग रहा है अन है, लेकिन मूल रूप से अनु है। ये क्या है? इसके आगे अनु उपसर्ग जोड़ा गया है। कई बार फंसाने वाले सवाल ना अक्सर परीक्षा में बनते हैं। हाथ खड़ा करो कि ये कॉन्सेप्ट डिस्कस क्लियर हुआ, आगे चलकर पढ़ेंगे इसको डिटेल में संधि में, लेकिन अभी के लिए पता होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं साहब, आगे चलकर जैसे देखो ये सभी के सभी उपसर्ग हमें पढ़ने हैं, इसके अंदर सबसे पहले देखो मैं अति को पूछूं, और मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे बताइए अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, और आप देखो कि सर आगे आ है, बाद में आदत आ है, सर यहाँ पर तो आगे अत जोड़ा गया है। गलत, गई भैंस पानी में। अत अगर आपने कहा तो गई भैंस पानी में। क्यों? क्योंकि सर देखो बीच में ना यहाँ पर या का आगमन हुआ, और या ऐसे ही नहीं आता। या आने के लिए जो जिम्मेदार थे ना, अभी पढ़ता रहा है कि सर या कब कब आता है? जब छोटी या बड़ी। 99% छोटी। ठीक है ना। कहने का मतलब इस अगर मैं ऐसे कहूं आपसे अत्याचार में या, तो देखो ये ऐसे बना होगा छोटी के साथ, इस ता पर छोटी की मात्रा होगी, और इसका योग किसी भिन्न स्वर के साथ, यहाँ पर किस स्वर की मात्रा है? बढ़िया की। आचार के साथ योग हुआ है, यानी अत्याचार में आगे अत नहीं अति है। अति यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर या नहीं है, ना ही यहाँ पर वाह है। यहाँ पर तो डायरेक्ट पता चलता है कि सर आगे अति जोड़ा गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर या आया है, और या आया है तो या आने के लिए जिम्मेदार है छोटी या बड़ी की। 99% छोटी, तो सर इसमें अत उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग हो जाएगा अति। फिर इसका योग भिन्न स्वर के साथ, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, अधिक के साथ सर इसका योग हुआ है। ठीक है ना। ये सर अधिक के साथ, तो या तो इसको रट लो या इसको समझ लो कि सर देखो यहाँ पर या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अति उपसर्ग है। यहाँ पर या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सर अति है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूछूं सर अत्यावश्यक में कौन सा उपसर्ग होगा, यहाँ पर अब या का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर या का प्रयोग हुआ है, तो सर आगे आ होगा, इस ता पर छोटी की मात्रा होगी, इसका योग भिन्न स्वर के साथ, यहाँ पर बढ़िया की मात्रा है, बढ़िया के साथ अंत वाला तो बिल्कुल सेम, इस अति के साथ आवश्यक ये उपसर्ग है। ठीक है सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर या का आगमन हुआ है, और या का आगमन छोटी या बड़ी के साथ होता है। 99% छोटी। ठीक है ना। कहने का मतलब सर ये या छोटी के साथ आया होगा, इसमें उपसर्ग अत नहीं है, अति है। क्या है? अति के साथ फिर अंत का योग होगा, तब जाकर अत्यंत शब्द बना। ठीक, लेकिन अभी के लिए पता होना चाहिए कि सर अत नहीं है, अति है। क्या है? अति है। बात पहले बड़ी, क्या हम समझ पाए? या जैसे मानकर चलिए मैं अगर आपसे एक शब्द पूछूं, देखो अधिक में यहाँ पर सर अधिक है, यहाँ पर अधि है, अगर देखो यहाँ पर या का आगमन हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? अब ये अध उपसर्ग नहीं है कि सर जी या छोटी के साथ आता है, अब यहाँ पर अधि उपसर्ग है, और इसका योग फिर अयन के साथ हुआ है, क्योंकि इस पर छोटे की मात्रा है, ये सर आगे जोड़ा गया है। यहाँ पर या का आगमन है, यहाँ पर सर अध नहीं अधि होगा। क्या होगा? अधि होगा। कि सर यहाँ पर या है, यहाँ पर अध नहीं अधि होगा। ठीक, यहाँ पर तो अधि है क्योंकि या नहीं है, यहाँ पर या नहीं है तो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर या नहीं है बिल्कुल अधि उपसर्ग है, यहाँ पर देखो यहाँ पर या है तो सर ये अधि, और अधि के साथ फिर बढ़िया के साथ इसका योग है, यानी अधि के साथ आदेश जोड़ा गया होगा, लेकिन उपसर्ग तो अधि होगा। ये बात पहले पड़ गई, बात पहले पड़ी। ठीक है ना। बात पहले पड़ी, हाँ ना, समझ पाए हम? एक आध बार फिर या एक आध बार फिर से बताऊं, बस बेसिक बात है। ठीक है ना। अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग में या थोड़ा बहुत क्लास में सक्रियता के साथ अगर सुन भी रहे थे ना, तब पल्ले पड़ जाएगी। और अगर सुनी भी नहीं है, या दिमाग को इस स्थिति में लेकर आए हो कि नहीं हमारे पल्ले तो पड़ेगी ही नहीं, तो वास्तविक रूप से पड़ेगी नहीं। ठीक है ना। समझ गए? ठीक है। तो बस जैसे मैं पूछूं अध्यापक में बताओ, तो सर अध नहीं होगा, अध किया गया अंक। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर या है, और या है तो गयो गया एक अंक। ठीक है ना। ठाकुर तो ग्यू, फिर यहाँ पर अधि होगा, यहाँ पर अधि होगा। ठीक है ना। यहाँ पर अधि होगा क्योंकि या है। ऐसे सर हमने वाह वाला एग्जांपल पढ़ा। मैं अगर आपसे पूछूं कि सर अगर एक उपसर्ग है अनु, और मैं अगर इन वाले शब्दों में पूछूं कि भाई अनुकृति में आगे क्या जोड़ा गया है, कोई दिक्कत नहीं कि सर जी अनु है, अनुभव में आगे क्या है? अनु है, अनुसार में क्या है? अनु है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मुझे बताओ अनुव्यय में आगे क्या जोड़ा गया है, तो सर या तो या आ जाए या वाह आ जाए, तुरंत दिमाग को दौड़ाना कि गुरुजी अगर बीच में वाह आ रहा है, इसका मतलब या आने के लिए जिम्मेदार है छोटी या बड़ी ई, 99% छोटी ई, और वाह आने के लिए जिम्मेदार क्या है? वाह आने के लिए जिम्मेदार है छोटा ऊ या बड़ा ऊ, 99% छोटा ऊ। ठीक है ना। 99% छोटा ऊ। कहने का तात्पर्य कि सर अगर ये दिख रहा है ना आपको, और गलती से आप कर रहा है कि सर आगे अनु जोड़ा गया है, गया एक अंक। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पर अनु है, और इस अनु का योग यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाह पर बड़े छोटे की मात्रा है, इसके साथ हुआ है। इस छोटे ऊ का योग इस भिन्न स्वर के साथ करने पर ये वाह में परिवर्तन होगा। जैसे ही वाह में होगा तो सर ये शब्द बन जाएगा, इससे अगर ऊ निकालोगे आधा ना, ये बन जाएगा वाह, इस पर छोटे की मात्रा अंत में अन्वय शब्द ऐसे बना है। ठीक है ना। सर यहाँ पर आगे अनु उपसर्ग है, अन नहीं है। ठीक है ना। और ऐसी चीजें आगे चलकर बहुत आएंगी, लेकिन अभी के लिए अगर हमने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अभी के लिए समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अभी जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, वहीं पर एक चीज और ऐड करो। ठीक है ना। यहाँ पर जो इन सारे नियमों को लिख रहे थे, एक बार छोटी सी चीज ऐड करो, समान भाषा के उपसर्ग समान भाषा में ही जुड़ते हैं। ऐसा ना के बराबर संभावना है कि संस्कृत का उपसर्ग हिंदी के शब्द के साथ जुड़ जाए ना, संस्कृत का उपसर्ग संस्कृत के साथ, हिंदी का उपसर्ग तो हिंदी के साथ। ठीक, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि समान उपसर्ग समान भाषा के साथ, समान उपसर्ग समान भाषा के शब्द के साथ जुड़ता है।
समान भाषा के शब्द के साथ जुड़ता है। मतलब अगर कोई संस्कृत का शब्द है तो वह संस्कृत के ही उपसर्ग के साथ जुड़ेगा। संस्कृत के शब्द के आगे संस्कृत का उपसर्ग तो बनने वाला शब्द भी कैसा होगा? संस्कृत का। ध्यान से सुनो, संस्कृत के आगे संस्कृत का ही उपसर्ग तो बनने वाला शब्द किसका होगा? संस्कृत का। किसका होगा? संस्कृत का। किसका होगा? संस्कृत का। यानी ये जितने भी हमने 22 उपसर्ग अभी तक पढ़े हैं ना संस्कृत से, ये संस्कृत के ही शब्दों के आगे जुड़ेंगे और इनसे बनने वाले जो शब्द होंगे ना वो संस्कृत के होंगे। आगे चलकर हम और आप एक टॉपिक पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव, ठीक है ना। इससे अच्छी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है तत्सम को पहचानने की। तत्सम शब्दों को क्यों? कोई भी शब्द जिसके आगे इनमें से कुछ भी आ जाए, आंख बंद करो और तत्सम शब्द करो। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई अतिकाल जो शब्द है तत्सम है कि तद्भव? तत्सम। क्यों? संस्कृत का उपसर्ग है सर ये, और संस्कृत का उपसर्ग बनने वाला शब्द संस्कृत का होगा, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, तत्सम। अगर ये 22 के 22 किसी भी शब्द के प्रारंभ में दिखे, आंख बंद, तत्सम उत्तर। उत्तर होगा इसलिए तत्सम। आगे चलकर जब हम तत्सम तद्भव पढ़ेंगे ना तो वहां पर भी मैं ये चीज या शॉर्ट ट्रिक के आधार पर बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक होंगी, उनमें से एक ये भी होगी। और ये सर जी अक्ष का मतलब क्या होता है? वो मूल रूप से अक्ष शब्द नहीं है, अच्छी है। देखो एक शब्द हमने पढ़ा होगा, ये अध्यक्ष। क्या पढ़ा होगा? अध्यक्ष। और अध्यक्ष शब्द के बारे में जब जब आपकी हमारी बातचीत होती है ना, हाँ देखना, एक शब्द है सर अध्यक्ष। अध्यक्ष कि सर यहाँ पर मैं देखूं कि सर यहाँ पर या है तो सर आगे ना अधि जोड़ा गया है, छोटी ई से या बना है, इस पर बढ़िया की मात्रा है। अक्ष मूल रूप से शब्द नहीं होता, अक्ष नहीं अच्छी शब्द होता है, और अच्छी का अर्थ होता है आंख। अच्छी का अर्थ क्या होता है? आंख। ये जब आप आगे संधि पढ़ोगे ना तब थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी कि सर अच्छी का अर्थ होता है आंख और अधि का अर्थ होता है ऊपर। अधि का अर्थ क्या होता है? अगर किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़े तो उसका अर्थ ऊपर आता है या श्रेष्ठ आता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको हम हमारी आंखों के ऊपर बिठा कर रखते हैं, आंखों के ऊपर यानी उसको हम हमारी पलकों पर बिठा कर रखते हैं, उसे अध्यक्ष कहते हैं। यानी काफी सम्मानीय पद है जिसको हमने हमारी आंखों के ऊपर बिठा कर रखा, उसे अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है ना। जिसको हम हमारी आंखों के ऊपर, अच्छी का अर्थ आंख होता है, तो मूल रूप से यहाँ पर अक्ष नहीं अच्छी शब्द होगा जिसको हम हमारी आंखों के ऊपर बिठा कर रखें। या आगे पढ़ोगे, अभी के लिए थोड़ा सा उसको स्किप करिए, ठीक है ना। अच्छी बात है, डन। अब आपका एक होमवर्क है जो कि आपको करना है। ये 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के, कितने? 22। और इन 22 उपसर्गों से हमने सवाल मतलब शब्द बनाए हैं। क्या बनाए? शब्द। इन सभी शब्दों को पढ़कर आना ये आपका कार्य है, समझाने का कार्य मेरा। कि भाई अगर अप है तो शब्द को यहाँ पर सभी में अप है सर, अब, आ, उत, उद, अप, उसके साथ नी, नुर, दुर, अभी, निर, परा, परी, प्रे, प्रति, वी, सम, सु, और उसके साथ अपी और निस। ये कुल मिलाकर 22 उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। कल इस पे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे कल। ये होमवर्क है आपका कि भले ही आप इनको लिखे नहीं लेकिन समझें, और समझने के साथ एक बार पढ़कर आए। और ध्यान रखना क्यों क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। ये सभी शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब अगर जैसे मैंने कहा कि भाई कहीं पर आगे निस जुड़ा है तो सर ये शब्द तत्सम है, क्योंकि उपसर्ग तत्सम का है। ये सब तत्सम है तो बनने वाला सब संस्कृत का होगा तत्सम। ऐसा ही सर हम तद्भव शब्द यानी हिंदी के शब्दों वाले हिंदी के उपसर्गों में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये छोटा सा कार्य आपका होमवर्क। उम्मीद है कि मैं अपनी बात समझा पाया। अभी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। समझ पाए? सर जी मुझे बता दीजिए, क्या बताएं जी, मुझे बताओ बताओ क्या बताएं आप लोग। हमने चेयर रख ली, क्या बताएं? अच्छा बताओ, वोट डालकर आया, पूरी पीडीएफ गलत आ गया है। गलत है क्या पीडीएफ? दीपक जी ने कहा पूरी पीडीएफ तो हमारे पास गलत आ गया। क्या वास्तव रूप से गलत है क्या पीडीएफ? तो श्रृंगार और श्रृंगार में अंतर क्या है? दोनों शब्द गलत है, ठीक है ना। जो आपने लिखे हैं दोनों शब्द गलत है। श्रृंगार शुद्ध लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे। अगर आपने ऐसे लिखा तो समझो गया एक अंक, ये श्रृंगार नहीं होता। श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, ये एक्स्ट्रा डंडा नहीं आता, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम या माधुर्य, इसका अर्थ होता है। प्रेम से संबंधित है, माधुर्य इसका अर्थ है। सर जी अधिकार का बता दीजिए। अधिकार मतलब आगे अधि है ना, ये समझ आ रहा है। संधि पहले भी पढ़े हैं तो समझ आ रहा है। संधि संधि में मैं आपको याद करने के लिए कहूंगा नहीं कि हाय हाय नियम याद, कुछ नहीं। संधि क्लास में खत्म हो गया, उसके बाद पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आने दो संधि। लेकिन अभी के लिए जरूरत क्या है आपको? इन शब्दों को पढ़ने की, ठीक है ना। इन शब्दों को पढ़ने की जरूरत है। और कोई दिक्कत है तो बताओ। सर जी एक बात बताएं, मार्किंग है प्लीज बताएं। सर जी एक बताएं, मार्किंग मतलब मार्किंग या मार्केटिंग, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। सर जी अलंकार और छंद से क्वेश्चन है सेट में। देखिए क्वालिफाइंग परीक्षा में रसचंद अलंकार से क्वेश्चन नहीं आते। ये मेरा अनुभव है, ठीक है ना। ये मेरा अनुभव है। अभी तक जितनी भी क्वालिफाइंग परीक्षाओं की तैयारी हमने कराई है उनके अंतर्गत रसचंद अलंकार से सवाल नहीं आते। और अगर आते हैं तो कम से कम 20 दिन की क्लासेस आप और जोड़ो, ठीक है ना। लेकिन पहले मैं टीम से बात करूंगा कि मॉक टेस्ट में क्यों आपके रसचंद अलंकार के सवाल है। हाँ, बिहार के कुछ प्रसिद्ध कवि हो सकते हैं, उनकी कुछ रचनाएं हैं, उससे संबंधित साहित्य के सवाल भी हम करेंगे। लेकिन रसचंद अलंकार काव्य शास्त्र पढ़ाना ये क्वालिफाइंग परीक्षा में थोड़ा सा अजीब है। फिर भी पहले ना मैं टीम से बात करता हूँ। कवियों को तो हम आपको पढ़ाएंगे, बिहार के महत्वपूर्ण कवि। जी मेंस मार्किंग है, अच्छा माइनस मार्किंग हाँ जहाँ है, ठीक है ना। और मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आपको 100% नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। लेकिन हाँ है, ये बहुत मिक्स हो गया सर जी। वचन उपसर्ग संधि सब मिक्स हो गया, बिल्कुल मिक्स नहीं हुआ है। कर दिया है मिक्स, वो एक अलग बात है, लेकिन मिक्स कुछ नहीं हुआ है। क्या टॉपिक मिक्स है क्या? कि वचन क्या है, संधि क्या है, सब कुछ मिक्स हो गया क्या? रिवीजन करते रहिए अगर मिक्स से बचना है तो, या फिर टेस्ट देते रहिए। जी कार का पीडीएफ, बिल्कुल कार की पीडीएफ अपलोडेड है, चेक करिए, ठीक है ना। ठीक गुरु सर जी मैथ की क्लास पहुंचो तो फिर, ठीक है पहुंचो मैथ की क्लास पहुंचो फिर, ठीक है ना, पहुंचो। ठीक है सर जी जेंडर पहचानने में कंफ्यूजन हो रही है, एक क्लास और करते हैं उसकी। पहले इस टॉपिक को खत्म होने दो, किसी दिन एक क्लास उसकी और करते हैं। अच्छा अगर मैं आपको यूट्यूब पर बुलाऊं तो आप आ जाओगे क्या? 4-5 घंटे की एक क्लास करते हैं मैराथन, ठीक है ना। मैराथन करते हैं किसी संडे को। बोला कि गुरुजी आप क्या नाचते हो? मैं कहा नाचते हो? और मैं तो कभी नहीं। नहीं सर मैंने आपकी एक वीडियो देखी है नाचते हुए की। फिर मुझे याद आया कि एक वीडियो किसी साइट पर है जो मेरे नाचते हुए की है। मैं आज ही उस रील को प्राइवेट करूँ, आज ही, मुझे अब ध्यान में आया। आज उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी बड़े खतरनाक हैं, ठीक है ना, खतरनाक है आप कि गुरुजी डांस तो खतरनाक है। तो मुझे डांस नहीं, वो तो छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची यानी भतीजी थी, हमारे बड़े भाई की लड़की थी। उसका बर्थडे था, वो बोली कि चाचू चाचू साथ में डांस करो। तो उसके साथ थोड़ा बहुत हमने कमर मटका ली, और कमर मटकी तो भाई साहब कि गुरुजी क्या खतरनाक डांस है, कोई डांस नहीं है वो, ठीक है ना। आज ही वो रील काटी जाएगी, आज ही वो रील प्राइवेट, ठीक है। अच्छी बात, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने के साथ साथ कुछ चीजें जो हमें समझनी है, जाननी है। हम उपसर्ग पढ़ रहे थे, उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ रहे थे, उन्हीं चीजों को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर आप देख पाएंगे ना तो आज आपको कुछ नोट्स मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ नोट्स प्राप्त होंगे आपको उपसर्ग प्रत्यय के। मैं एक बार ना ब्रीफ में आपको फिर से समझाता हूँ कि उपसर्ग है क्या। ये नोट्स है, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करता हूँ ताकि आप इसको स्पष्ट तरीके से देख पाएं, ठीक है ना, स्पष्ट तरीके से आप इसको देख पाएं, ठीक है। चलिए ठीक।
अब देखो कि सर जी अगर यहाँ पर हम देखना चाहें कि उप के साथ सर्ग का प्रयोग है, ठीक है ना? वे शब्दांश शब्दांश से आप अर्थ समझ पा रहे हो कि शब्दांश से आपका और हमारा मतलब क्या है? इस शब्दांश के बारे में अगर आपकी हमारी बातचीत चल रही है तो शब्दांश का अर्थ होता है शब्द के अंश और उपसर्ग और प्रत्यय शब्द के ही अंश होते हैं। ठीक? जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पर और ऐड करनी है क्या कि सर ऐसा नहीं होगा कि उपसर्ग किसी ऐसे ही शब्द के आगे जोड़ दिया जाए, मतलब कि सर उपसर्ग के बारे में कुछ बातें ध्यान रखिए। उपसर्ग जो होंगे ना ये हमेशा सार्थक शब्द के आगे ही जोड़े जाएंगे, ऐसे शब्द के आगे नहीं कि उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता, सार्थक शब्द के आगे। ठीक है ना? रीजनिंग की क्लास में लाइव कमेंट नहीं हो पा रही थी। अच्छा रीजनिंग की क्लास में कमेंट नहीं कर पा रहे थे, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे उतनी टेक्निकल जानकारी भी नहीं है। गुड इवनिंग, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पूरा ध्यान अब यहाँ पर रखो और मुझे बोलने का मौका दो। ठीक? कि सर सार्थक शब्दों के आगे जोड़ देंगे, ऐसा नहीं कि कोई निरर्थक शब्द है उसके प्रारंभ में आपने उपसर्ग जोड़ दिया, नहीं होगा। अच्छा कि सर जैसे सर हमने यहाँ पर देखा कि सर जी अगर हम यहाँ पर देखें कि सर हार का अपने आप में कोई अर्थ होना चाहिए, अगर आपने इसके आगे कोई उपसर्ग जोड़ा है तो तब जाकर बिहार शब्द बनेगा। ठीक है ना? अच्छी बात, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। उपसर्गों की कुछ विशेषताएं होती हैं, हालांकि आपको पता है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में कुछ विशेषताएं समझिए। कि सर कल हमने इसी के बारे में बातचीत करी कि सर ये शब्दांश होते हैं, ये बीपीएससी का सवाल था। ठीक? ये मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाएंगे और मूल शब्द से मेरा तात्पर्य क्या है कि सर जो अपने आप में जो छठा हुआ शब्द है मूल शब्द और वह सार्थक होना चाहिए। कैसा शब्द होना चाहिए? सार्थक नहीं, उसका अपने आप में कोई अर्थ जिस शब्द के साथ जोड़े जाते हैं उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। अर्थ को प्रभावित क्या, उसको बदलते ही है, अर्थ बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? इसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये बात सारी की सारी सर हमने कल समझने का प्रयास किया। अच्छा उसके बाद की सर अगर हम बातचीत करें इसमें संयोग संधि के नियम लागू होते हैं। अब देखो समानता क्या है, ज्यादातर उपसर्गों के जोड़ने पर परिवर्तन लागू नहीं होता, कुछ उपसर्गों को जोड़ने पर परिवर्तन लागू होता है। जैसे अगर मैंने एक शब्द लिखा है सर अत्यावश्यक, क्या लिखा है? अत्यावश्यक एक शब्द लिखा है, तो अगर अत्यावश्यक में मैं आपसे पूछूं कि उपसर्ग क्या होगा तो कल एक नियम पढ़ा कि सर ये बीच में या आ रहा है और बीच में अगर या वह आ जाए तो ध्यान देना ये ऐसे ही नहीं आते कि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ये परिवर्तित होते हैं। अगर इनका योग किसी भी भिन्न स्वर के साथ कर दिया जाए, किसी भी भिन्न स्वर के साथ, तो छोटी ई जो है ये चेंज हो जाती है या में, छोटा ऊ चेंज हो जाता है वहां में। तो सर यहाँ पर ये जो या आ रहा है ना, ज्यादातर छोटी ई चेंज होती है 99%। तो आगे तो आ है, आगे आ के साथ ना ता पर यहाँ पर छोटी की मात्रा होगी और इसका योग भिन्न स्वर के साथ, इस भिन्न स्वर के साथ यहाँ पर बड़िया की मात्रा है सर, इस बड़िया के साथ इसका योग हुआ होगा, अंत वाला तो बिल्कुल समान है। यानी ये जो है ना ये जो है ये उपसर्ग है, अगर इसका चुनाव हमें करना है, ये पॉइंट या ये नियम यही बताने का प्रयास कर रहा है कि कभी कभी क्या होगा कि उपसर्ग जोड़ते समय परिवर्तन होगा और परिवर्तन होगा तो यह प्रक्रिया संधि की भी है। यानी यहाँ पर एक संधि भी लागू हुई है, लेकिन ये पढ़ेंगे आगे की कौन सी संधि है। उपसर्ग को जोड़ते समय परिवर्तन भी होगा, संयोग कहते हैं जहाँ पर परिवर्तन ना हो। ठीक है ना? जैसे मैंने एक शब्द लिखा सर दिन, और दिन के आगे अगर मैं जोड़ दूं प्रति, तो सर यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा प्रति यहाँ पर है वैसा ही दिन यहाँ पर आ जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं। इस प्रक्रिया को संयोग कह देंगे। कहीं परिवर्तन होगा कहीं नहीं होगा, ज्यादातर परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना? संयोग की प्रक्रिया लागू होती है, संधि बहुत कम लागू होती है। उपसर्ग सहायक शब्दों के साथ नहीं जोड़े जाते, यानी सहायक शब्द मूल शब्दों के साथ जोड़े जाएंगे, बल्कि मूल शब्दों के साथ उनके अर्थ प्रयोग में बदलाव करने के लिए लागू होते हैं। उपसर्ग के भेद सर कल हमने पढ़े थे कि सर इसके तीन भेद होते हैं कि सर मूल भाषा के, हिंदी के और विदेशी भाषा। तो विदेशी भाषा में ज्यादातर हम मानते हैं उर्दू के, इसमें तो तीनों की संख्या 22 करनी है। फिर उसके बारे में सर जानकारी यहाँ पर दे दी गई है कि कौन कौन से उपसर्ग है, अति का मतलब क्या होता है, अधिक से बनने वाले शब्द कौन से हैं, अनु से बनने वाले शब्द कौन से हैं, अप से बनने वाले शब्द कौन से हैं। क्या मैं ये मान लूं कि आप बाकी के जो आपको होमवर्क का कार्य दिया गया था उसको पढ़कर आए हैं? कुछ शब्द दिए गए थे होमवर्क के लिए पढ़ने के लिए, आपको कल उपसर्ग वाली फाइल से कुछ शब्द मिले थे, पढ़े हैं हमने कि नहीं पढ़े हैं? ये समय नहीं मिला, समय मिला कि नहीं मिला, ईमानदारी से बताना। कोई देखो जरूरी नहीं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आपने पढ़े हैं कि नहीं, ताकि फिर क्लास उस हिसाब से चले। पढ़े हैं? पढ़े हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पढ़े हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना? उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। बस मैं एक बार वो जो है ना उपसर्ग वाली फाइल उसको यहाँ पर बस लगा लूंगा। ठीक है ना? एक मिनट रुको जरा। ठीक ठीक सर वहीं से कंटिन्यू करते हैं, फिर हिंदी के उपसर्ग, फिर हिंदी के बाद फिर उर्दू वाले उपसर्ग भी हमारे शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है ना? कल हमने इनके बारे में जानकारी ली होगी कि सर जी ये हमारे 22 उपसर्ग और 22 उपसर्ग से बनने वाले शब्द संस्कृत के होंगे, नहीं तत्सम शब्द होंगे। ठीक है ना? जैसे देखो सबसे जरूरी बात है कि पहले ना यहाँ पर चयन करिए। मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्योंकि तब तक रिलेट नहीं कर पाओगे कि सर जी यहाँ पर है क्या। जैसे देखा एक ये शब्द है अधिकारी, अधिकारी शब्द के आगे क्या जोड़ा गया है? चयन करो सभी लोग कि अधिकारी शब्द के उपसर्ग मतलब उपसर्ग का अर्थ होता है सर प्रारंभ, इसके प्रारंभ में क्या जोड़ा गया है? उत्तर बताओ। इसका सटीक उत्तर क्या होगा? इसका सटीक उत्तर होगा अधि जोड़ा गया है सर। क्या जोड़ा गया है? अधि। क्या जोड़ा गया है? अधि। यानी अगर आप ये चयन कर पा रहे हो कि सर यहाँ पर बी है तब तो बहुत अच्छी बात है। एक सवाल पर और प्रैक्टिस कर लो कि सर जी मैं अगर कहूँ आपसे कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, चार शब्द हैं आपके सामने जिसमें आ उपसर्ग नहीं है, चयन करो जरा। कहां पर आगे आ नहीं जोड़ा गया, कहां पर आगे आ का ही प्रयोग नहीं किया गया है। तो अगर आप ऐसे बोलते हो ना अकथ, तो सर कथ अपने आप में मूल शब्द है, यहाँ पर आ उपसर्ग जोड़ा गया है। ठीक, ये सर भेद अपने आप में मूल शब्द है कि आपने किसी को अपना भेद दिया या अपने घर का भेद दिया, इसके आगे आ जोड़ा गया है, जैसे भेदा ना जाए। ये सर चूक, चूक यानी भूल होना, और जहां से चूक ही ना हो, ये उसका निशाना अचूक था, यहाँ पर आगे आ जोड़ा गया है। लेकिन ये जो अनु शब्द है, मतलब ये जो अनु शब्द है ना, अनु शब्द में आपको प्रतीत होगा कि सर जी आगे आ है, लेकिन आगे आ नहीं है। ये शब्द ऐसे बनाया था हमने जब पढ़ा था, आगे अनु है, अनु के बाद जा जोड़ा गया है। और मैंने चीख चीख कर उस समय जब पर्यायवाची पढ़ा रहा था तो बताया था कि जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जा का अर्थ क्या होता है? जन्म लेने वाला। और अनु का अर्थ होता है पीछे, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, आपसे पीछे जन्म लेने वाला, यानी पीछे जन्म लेने वाला होगा छोटा भाई। अनुज कहते हैं छोटे भाई को, इसको छोटे भाई को। तो अनुज के पहले लगेगा आ, लेकिन आ नहीं है, ये अनु है अनु। तो सर इसके पहले अनु जोड़ा गया है, अंत में जा है। विकल्प क्रमांक डी, यहाँ पर आ नहीं है, यहाँ पर आ नहीं है, ध्यान रखिए सभी में आ है। यही चीज तो पहचान नहीं होती है। एक और सवाल देखो, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? तो सर जो किसी शब्द के बाद में जोड़ा जाएगा, बाद में जोड़ा जाएगा तब तो सर प्रत्यय कहलाएगा। ये आज टॉपिक आपका शुरू होगा। मतलब जो किसी शब्द के बीच में, सर बीच में जोड़े जाने की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। जो किसी शब्द के आगे, हाँ विकल्प क्रमांक सी, जो किसी शब्द के आगे जोड़ा जाएगा, आगे जैसे कि कंप्यूटर जी की धर्मपत्नी ने हार की डिमांड करी, 9 लाख का दिला दे, ठीक है ना? वो सैया दीवानी। अब सैया दीवानी के पास ना उतना धन नहीं या उतनी अभी सीमित आय है, सीमित आय में बेचारे कहां से 9 लाख का हार लाए। महिलाओं को भी थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि जब सीमित आय है तो डिमांड थोड़ी सी उसी हिसाब से करें, ठीक है ना? लेकिन नहीं, 9 लाख का हार चाहिए, पीतल का हार बेचारे कहीं से जुगाड़ करके लेकर गए। पीतल का हार भी उधार के पैसों से लिया और उधार के पैसों से सोने की पॉलिश कराई, तब जाकर गिफ्ट किया तो झगड़ा, अगले दिन सूझ कराए ऑफिस। तो सर ये जो है ना, ये जो है ये किसी शब्द के आगे जोड़े जाएंगे। अच्छा एक सवाल, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? फिर कह रहा हूं यहाँ पर ध्यान देना कि बीच में क्या है। अगर बीच में चयन कर पाए आपकी बीच में क्या है, उसके आधार पर फिर उत्तर गलत नहीं होंगे, अंधा उत्तर गलत होने की प्रबल संभावना होती है। सर जी आप कितने का दिए थे? अरे पूछो मत, ठीक है ना? मैं कितने का दिया था? हम सारे के सारे उन्हीं के हैं, ठीक है ना?
हम सारे के सारे उन्हीं के हैं। हम अगर पूरे खर्च भी हो ना, तब भी उनका ऋण चुका नहीं सकते, है ना? ये तो एक हँसी मज़ाक वाली बात है कि चलो सर 9 लाख का हार और ये है, वो है। आप भी जानते हैं कि ये मज़ाक है। लेकिन एक ऐसी महिला जो कि अपने पूरे घर को छोड़कर आ गई केवल आपके लिए, आपका सहारा बनने के लिए, तो उसका ऋण कोई चुका सकता है क्या? नहीं। एक ऐसी महिला जो अपने पति में अपना भगवान मानती है, जैसे कोई भगवान की पूजा करे, वैसे उस पति की हर एक बात मानती है, उसकी पूजा करती है, उसका आदर करती है। तो क्या ऐसी महिला का ऋण हम पूरे खर्च होकर भी चुका सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? महिला अद्भुत होती है साहब, ठीक है ना? अद्भुत होती है। उनका ऋण हमारे बस की बात थोड़ी है कि चुकाना। अब महिला से तात्पर्य ये नहीं है कि सर हम हमारी धर्मपत्नी के लिए ही यह बात बोल रहे हैं। महिला में फिर मेरी बेटी भी है, महिला में सर फिर मेरी माँ भी है, तीनों की मैं बात कर रहा हूँ। उनका ऋण कोई ऐसे चुका ही नहीं सकता। अद्भुत होती है वो, ठीक है ना? उनका प्रेम अद्भुत होता है। फिर अध्यक्ष, तो सर ये जो या है ना, इस धापर छोटी की मात्रा है, किसकी है? छोटी की। अच्छा, कि सर फिर यहाँ पर किसी भिन्न स्वर के साथ, यानी सर यहाँ पर आय होगा, यहाँ पर छोटिया की मात्रा है, तो सर यहाँ पर 6 है, लेकिन मूल रूप से ना ये 6 नहीं है, अच्छी शब्द है, अच्छी शब्द होता है। अब ये क्यों होता है, ये आगे आपको पता चलेगा क्यों? क्योंकि देखो अच्छी शब्द का अर्थ होता है आँख, क्या होता है? आँख। मूल रूप से अच्छी शब्द है। और अधिकार क्या होता है? अधिकार होता है सर ऊपर। ऐसा कोई जिसको हम हमारी आँखों के ऊपर बिठाकर चलते हैं, यानी पलकों पर बिठाकर चलते हैं, उसे अध्यक्ष कहते हैं, यानी बहुत सम्मानीय पद है। ठीक है ना? चलिए कोई ऐसा सोच ले तो देश सुधर जाएगा। अच्छा, देश सुधर जाएगा, देश को सुधारना है, ठीक है ना? देश सुधारना है। तो सर यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा? विकल्प क्रमांक A, ठीक है ना? अधि उपसर्ग होगा। डी नहीं होगा। अरे भाई आधा थोड़ी ना होगा, आधा थोड़ा नहीं होगा। क्या होगा? एक और सवाल देखो, संग्राम में उपसर्ग बताइए कि संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? सर ये आप महान है। अरे देखो ये बात तो हमको शुरू से सिखाई गई। मैंने आपसे भी कहा कि जब भी आप कभी कोई लड़का पसंद करने जाए ना, उससे बोलना कि आप लास्ट बार कब रोए थे? मेरा व्यक्तिगत मत है कि जो लड़का अच्छे से रो सकता है, यानी वो घुट-घुट कर जिया नहीं। रो सकता है तो यानी उसको अपनी फीलिंग्स पता है और दूसरे के आंसुओं की कीमत भी पता है। ठीक है ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लड़का गिरता है तो उसको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम लड़की हो क्या? क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? ऐसा कहने से आप उसको 2 बातें सिखा रहे हो जो कि जघन्य अपराध है कि रोना केवल लड़कियों का काम है। केवल रोना लड़कियों का ही अधिकार है, तुम रो नहीं सकते। और तुम्हें रोना ही नहीं है समाज के आगे। गलत बात, वो भी इंसान है। ठीक है ना? कभी किसी से मिलो तो उससे बोलना लास्ट बार रोए कब थे? और वो कहे मर्द को दर्द नहीं होता कि मुझे याद ही नहीं। तुरंत खड़े होना वहाँ से और तुरंत घर पहुँचना, ठीक है ना? फिर वो लड़का आपको रुलाएगा। संभावना है ऐसी, ठीक है ना? अच्छा संग्राम। जैसे अगर आगे सा जोड़ा गया हो, ध्यान रखिएगा, ये हम व्यंजन संधि में भी पढ़ेंगे। अगर आगे सा है, ऊपर उसके अनुस्वार है, तो सर पक्की बात है माँ आगे है। इसका योग किसी भी वर्ण के साथ कर दो। अगर सम है ना, आधा माँ है। ये व्यंजन संधि का कॉन्सेप्ट है। आगे अगर आगे सा है, माँ का योग किसी भी वर्ण के साथ कर दो, माँ पहुंच जाएगा ऊपर। यानी ये जैसे अगर मैं पूछ दूं सम, इसका योग हार के साथ कर दूं तो सर माँ ऊपर पहुंच जाएगा किसी भी वर्ण के साथ अगर इसका योग कर दिया तो, ठीक है ना? संहार एक शब्द बनेगा। यहाँ पर उपसर्ग होगा विकल्प क्रमांक बी। क्या होगा? बी। एक और सवाल देखो, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर अब क्या है? व्याकरण की दृष्टि से ये जो अब है, ये क्या है? अब का अर्थ होता है बुरा या उल्टा या विपरीत, ठीक है ना? अच्छा, कि हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तो अब क्या होगा? सही विशेषण को हमने इस तरीके से पढ़ा कि विशेषण के अंग या वाक्य में प्रयोग होने के आधार पर 2 प्रकार के थे। प्रकार विशेषण के 4 होते हैं, प्रकार सर विशेषण के 4 होते हैं और विशेषण की अवस्था होती है 3, ठीक है ना? हमने इसको इस आयाम पर पढ़ा। संज्ञा सर अर्थ के आधार पर 5, मूल 3, उत्पत्ति के आधार पर 3, पंडित भोलानाथ तिवारी 3। उपसर्ग सर ये उपसर्ग है विकल्प क्रमांक सी। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक और निपात। अगला सवाल कि सर आगमन में उपसर्ग क्या होगा? एक सवाल मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? आगमन। आगे क्या जोड़ा गया है? ये सर आगे क्या है? हमें पता है कि सर गमन का अर्थ होता है जाना। गमन अपने आप में मूल शब्द है, आगे जोड़ा गया है सर। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? विकल्प क्रमांक 1 करो उत्तर। एक और सवाल देखो कि अतीन्द्रिय में उपसर्ग कौन सा है? अतीन्द्रिय में उपसर्ग कौन सा है? अतीन्द्रिय। देखो इंद्रिय शब्द है, आगे अति जोड़ा गया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सर अति उपसर्ग है आगे। क्या उपसर्ग है? इसका भी उत्तर क्या होगा? ए। बिल्कुल करेक्ट उत्तर। एक और सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में बा उपसर्ग है? ऐसे सवाल ज्यादा परेशान करते हैं। ऐसे सवाल टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से करना कि कहां पर आगे बा जोड़ा गया है। अगर ऐसे देखने का प्रयास करोगे तो सभी के आगे आपको बा दिख जाएगा, ठीक है ना? आप बताओ कि कहां पर बा उपसर्ग का प्रयोग है? देखो सर बू अपने आप में मूल शब्द है, आगे बद जोड़ा गया। बद का अर्थ होता है बुरा। सर मुझे पता है हजमी अपने आप में मूल शब्द है या हाजमा अपने आप में मूल शब्द है, आगे आगे बद जोड़ा गया है। सर मुझे पता है नाम अपने आप में मूल शब्द है, आगे बद जोड़ा गया है यानी बदर, इसका अर्थ बुरा होता है। यहाँ दौलत मूल शब्द है, आगे जोड़ा गया है ब। विकल्प क्रमांक बी जहां पर बा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बदौलत में प्रयोग है। क्योंकि सर उपसर्ग ना मूल शब्दों के आगे ही जोड़े जाएंगे और ऐसे शब्द के आगे जिसका अपने आप में अर्थ है। अगर आप ये कहो कि सर जी यहाँ पर बद उपसर्ग होगा तो लत कोई शब्द नहीं होता, ठीक है ना? दौलत शब्द होता है, आगे बा है। ठीक, एक और सवाल मैं कहूँ दुकाल में कैसा उपसर्ग है? भाषा पूछिए आपसे। एक शब्द लिखा है सर दुकाल, कैसा लिखा है दुकाल? उत्तर बताओ दुकाल में किस भाषा का उपसर्ग है? किस भाषा का? किस भाषा का? कि सर जी आगे दू उपसर्ग है। क्या है दू? और दू को देखो आप यहाँ पर पढ़ोगे जब हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ रहे होंगे कि सर यहाँ पर आएगा एक उपसर्ग, ये रहा, ये वाला उपसर्ग। कि सर जी दुकाल जो आएगा ना यहाँ पर आएगा तो दू जो शब्द है ना ये हिंदी का उपसर्ग है, यानी दू शब्द नहीं, ये जो शब्दांश है ये हिंदी का है। अगर मैं इस वाले सवाल में आपसे पूछ रहा हूँ कि सर मुझे बताइए दू क्या होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प क्रमांक सी हिंदी का है सर। किसका है? हिंदी का। एक और सवाल, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? कि सर वाद अपने आप में मूल शब्द होगा, आगे उपसर्ग क्या होगा? अनु, जैसे अनुज में था, इसका अर्थ होता है पीछे, ठीक है ना? अच्छा, अनुवाद मतलब आपने कोई बात कहा, वाद यानी कोई कथन कहा, उस कथन का मैंने पीछे-पीछे ट्रांसलेशन कर दिया, उसे कहते हैं अनुवाद। उसके पीछे-पीछे मैं चलता हुआ आ रहा हूं, यानी वो ट्रांसलेशन है। इसका मतलब कि सर यहाँ पर जो उपसर्ग होगा विकल्प क्रमांक डी। एक और सवाल कि किस उपसर्ग में, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जहां पर आगे कुछ जोड़ा ही नहीं गया? क्या हम चयन कर सकते हैं? कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान लगाएं तो। देखो कहां पर आगे कुछ जोड़ा नहीं है कि सर जी मुझे पता है उक्त मूल शब्द होता है। क्या होता है? उक्त। सर यहाँ पर आगे क्या है? या युक्त भी मूल शब्द है, नी जोड़ा गया है सर आगे। धर्म मूल शब्द है, आगे आ जोड़ा गया है। गमन मूल शब्द है, आगे आ जोड़ा गया है, लेकिन समेत, समेत के आगे कुछ नहीं। समेत अपने आप में मूल शब्द है और अपने आप में मूल शब्द है, तो इसके आगे कुछ नहीं मिला हमें। अब जबरदस्ती से लगाओ कि गुरुजी सा है, मां है, ना 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 गलत। कि सर जी ये अपने आप में मूल शब्द है, ये मूल शब्द थे, इनके आगे जोड़ने को मिला। एक और सवाल मैं कहूं निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ, यानी किसमें उपसर्ग ही नहीं है? फिर से चयन करो। अभिमान, निंदा, निरोध, निर्भय। देखो मूल शब्द को पकड़ने का प्रयास करो। सर मुझे पता है भय मूल शब्द है, आगे निर जोड़ा गया है। एक यहाँ पर तो है सर उपसर्ग। मुझे पता चला देखो निरोध की ये जो वर्तन है ना गलत है। आगे चलकर संधि में आप पढ़ोगे कि जब जब नी का योग रा वाले वर्ण के साथ होता है, जब जब नी का योग रा वाले वर्ण के साथ होता है तो विसर्ग संधि का कॉन्सेप्ट है कि विसर्ग का लोप हो जाता है, ये हो जाता है गायब। लेकिन ये जो नी है ना ये बड़ी नी में परिवर्तित हो जाती है और शब्द बनता है निरोध। क्या बनता है? निरोध। ये सब शुद्ध है। अगर कहीं पर भी लिखा हो निरोध ऐसे पूर्णतः आजादी, अगर अशुद्धि वाला वाक्य हो, मैं कह रहा हूं कि वाक्य को कर देना गलत, लेकिन किताबों में ये जानकारी, मतलब किताबों में शायद मुश्किल से बहुत सारी किताबें हैं जो कि इसी को शुद्ध मानती हैं, आपको नहीं, ठीक है ना? कहीं पर लिखा हो अशुद्धि में पूरी गारंटी हमारी कि इसको आप अशुद्ध मान कराना वहां पर कि गलत है, ठीक है ना? लेकिन अभी के लिए हो सकता है कि परीक्षक को ना पता हो और उसने इस शब्द को इस तरीके से लिखे जाने का प्रयास किया। इसके आगे जोड़ा गया है सर नी, यानी सर आगे उपसर्ग है, आगे उपसर्ग है, आगे आपको पता चलेगा। सर मान अपने आप में मूल शब्द है और अभी आगे उपसर्ग जोड़ा गया है। मान का अर्थ होता है कि जैसे
गुस्सा होकर बैठना। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ना आपस में गेम खेलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मतलब राधा जी बोलती हैं भगवान श्री कृष्ण से कि अब ना हम आपसे रूठ कर बैठ जाएंगी और फिर आप ना हमको मनाना। तो वो जो रूठ कर बैठना है उसे कहते हैं कि वह मान लीला है, कि वह मान में बैठी है, मान करके बैठी है, ठीक है ना। जब साहित्य की बारी आती है ना, जब हम भक्ति काल पढ़ते हैं वहां पर इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है। सूरदास ने भ्रमर गीत में बहुत बार इस शब्द का प्रयोग किया है, मान शब्द का। ठीक? अच्छा, कि अभी जो शब्द है ना, अभी इसका मतलब क्या है? सर ये उपसर्ग है। निंदा शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, आगे कुछ नहीं जोड़ा है, निंदा अपने आप में मूल शब्द है। 20 का सही उत्तर होगा। एक और सवाल, इस एक शब्द है प्रत्युम न ममति, इसमें उपसर्ग कौन सा है? अब चाहे शब्द कितना भी जटिल हो, घबराना नहीं है और देखना है कि बीच में क्या आ रहा है। बीच में क्या है? या। तुरंत संधि का यानी यण संधि के दो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि या शब्द के बीच में कब आता है। अगर आपने ऐसे उत्तर कर दिया कि सर ये प्रे ही उपसर्ग है या आदत है, तब तो समझो गया एक अंक। कि सर या आने के लिए जिम्मेदार है छोटी या बड़ी, 99% छोटी। कहने का मतलब ये जो ता है ना, ता इस पर छोटी की मात्रा है सर, इसका योग किसी भिन्न स्वर के साथ हुआ है। यहाँ पर छोटी की मात्रा है सर, इसका योग छोटे के साथ हुआ है। आगे क्या है? आगे से यह उत्पन्न मति, ठीक है ना। कि मतलब अगर इस छोटी ई का योग इस भिन्न स्वर के साथ होता है, छोटा में, तो सर ये छोटी ई या में चेंज होती है। आगे प्रे है, अगर ता से छोटी को निकालोगे आदत, छोटी ई या में चेंज होगी, इस पर छोटी की मात्रा, बाकी का बिल्कुल सेम, ठीक है ना। प्रत्युम न ममति का अर्थ होता है जो तत्काल उत्तर देने की क्षमता रखता हो। जैसे अगर आप किसी भी व्यक्ति से कोई सवाल पूछें और ये शब्द बीपीएससी का था, इसका अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द में था ये शब्द, ठीक है ना, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो तत्काल उत्तर देने की क्षमता से निपुण हो, या आपने सवाल किया तुरंत उत्तर, तुरंत समाधान, उस प्रकार की क्षमता को कहते हैं प्रत्युम न ममति, ठीक है ना। प्रति आगे उपसर्ग जोड़ा गया, तत्काल उत्तर देना। आगे चलिए, व्यवस्था से पहले क्या जोड़ूं कि इसका विलोम शब्द बन जाए। सवाल देखो क्या है कि सर व्यवस्था से पहले क्या जोड़ा जाना चाहिए कि इसका विलोम शब्द बन जाए। शब्द क्या है? व्यवस्था। पहले जोड़कर दिखाओ कि सर इसका विलोम शब्द बनना चाहिए। जैसे व्यवस्था लिखा गया है, क्या जोड़ूं? आगे की व्यवस्था का ही विलोम शब्द बन जाए। आ जोड़ दो, अव्यवस्था एक शब्द बनेगा, ठीक है ना। आ जोड़ दो, एक शब्द बनेगा अव्यवस्था, बिल्कुल ठीक होगा। इस तरीके के उपसर्ग के सवाल अक्सर परीक्षा में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कि गमन के आगे क्या जोड़ूं कि सर इसका विलोम शब्द बन जाए, यानी गमन शब्द को विलोम इसका विपरीत अर्थक बनाने के लिए आगे किस उपसर्ग का प्रयोग करना चाहिए। शब्द क्या है? गमन। क्या जोड़ा जाना चाहिए भाई आगे की इसका विलोम शब्द? तो सर गमन का अर्थ होता है जाना, आगमन का अर्थ होता है आना। आगे आ जोड़ दो बड़ा वाला, आ जोड़ दो आ। विकल्प क्रमांक बी। एक और सवाल देखो कि सर निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं है? कहां पर उपसर्ग नहीं है? मूल शब्द का बस चुनाव करना है, मूल शब्द। देखिए कि सर मुझे पता है बल अपने आप में मूल शब्द है, अगर सर बल मूल शब्द है ना, आगे निर जोड़ा गया है, सर नम्र मूल शब्द है अपने आप में। ये शब्द जो बना है ना कि सर नम्र के आगे तो जोड़ा गया है क्या? नम्र के आगे जोड़ा गया है वी और इसके बाद में जोड़ा गया ता, यानी उपसर्ग का भी प्रयोग है। इसको आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये प्रत्यय है जो कि बाद में जोड़ा जाएगा, यानी उपसर्ग का भी प्रयोग है, प्रत्यय का भी। हाँ, उपसर्ग का तो प्रयोग है सर, नम्र मूल शब्द है। मैंने कहा दरअसल मूल शब्द आगे सु जोड़ा गया है, लेकिन देखो यहाँ पर ना मूल शब्द कुल, इसके आगे ई ने जोड़ा गया है, तो एक शब्द बना है मतलब आगे नहीं पीछे, और पीछे जोड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग नहीं। यहाँ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का नहीं। डी। एक और सवाल, आमिष शब्द का विलोम शब्द हमें बनाना है। आमिष का अर्थ होता है मांस का भक्षण करने वाला, जो मांस खाता हो, और मांस में जो कुत्ते का मांस खाता हो, मूल रूप से तो उसे कहते हैं। लेकिन आजकल लोग आमिष उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कोई भी मांस खाता हो, चाहे मुर्गा मछली कोई भी, तो उस व्यक्ति को कहते हैं आमिष, यानी मांस का भक्षण करने वाला। और अगर हमें इसका विलोम शब्द बनाना है तो आगे में क्या जोड़ूं इसके कि सर प्रति निर या अनु की प्रय, कि सर एक शब्द होता है निरामिष, ऐसा शब्द होता है एक निरामिष शब्द, इसका मतलब होता है जो मांस का भक्षण नहीं करता, ठीक है ना। तो आगे सर इसके जोड़ा जाना चाहिए निर, अब एक शब्द बनेगा निरामिष जो मांस का भक्षण नहीं करता। बी। डी नहीं होगा। देखो सवाल देखो कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं, इस तरीके के सवालों पर थोड़ा बहुत ध्यान से, ठीक है ना। कहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो देखो बीच में या का प्रयोग है, तो बीच में या का प्रयोग है, तब तो ध्यान देना कि या आने के लिए जिम्मेदार छोटी है, दिख अत रहा है, लेकिन उपसर्ग क्या होगा? अति, ठीक है ना। उपसर्ग क्या होगा? अति। ये सर जी अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि गम, गम जो शब्द है ना, ये वो वाला गम नहीं है। देखो गम का एक अर्थ ये है और गम अगर लिखा है ना, इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इस गम का अर्थ है सर चलना या जाना या गमन करना, इस गम का अर्थ है दुख। इस गम का अर्थ क्या है? दुख। ये विदेशी शब्द है, ये अपना शब्द है, ठीक है ना। तो सर यहाँ पर दुर जोड़ा गया है सर आगे, ठीक है ना। अच्छा कि सर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो इस तरीके से बना हुआ शब्द है, दू दू के साथ आचार जोड़ा गया है, विसर्ग संधि से है। आगे चलकर पढ़ोगे आप कि सर यहाँ पर ये जोड़ा गया है, ठीक है ना। कठिन शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है, कठिन अपने आप में मूल शब्द है, ठीक है ना। अच्छा, इस शब्द के अंत में तो हमको जोड़ सकते हैं कि कठिनाई, तो वो एक अलग बात है, लेकिन कठिन अपने आप में मूल शब्द है, ठीक। अच्छा, एक और सवाल कि कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, और रहित का मतलब क्या होता है? इन दोनों शब्दों में कई बार कंफ्यूजन होती है। देखो जरा कि सर एक शब्द है रहित, और रहित का मतलब होता है के बिना, क्या होता है? के बिना। और एक शब्द होता है सहित, सहित का अर्थ क्या होता है? साथ। कि रहित का मतलब कौन सा उपसर्ग के बिना शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उपसर्ग के बिना है। उत्तरी, उज्ज्वल, उत्खनन, उत्पतन। देखो इस सवाल के लिए संधि पर बेहद आवश्यक है कि पकड़ होना, और अगर नहीं है तो अभी के लिए बस केवल इतना सा समझो कि पतन शब्द होता है, आगे कुछ जोड़ा गया है, क्या है अभी भूल जाओ, ठीक है ना। क्या है आगे भूल जाओ, क्यों? क्योंकि इसका चयन सर बाद में होगा जब आप ठीक तरीके से उपसर्ग पढ़ लोगे। कि सर खनन मूल शब्द है, आगे कुछ जोड़ा गया है। सर ज्वल मूल शब्द है, आगे कुछ जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर अपने आप में मूल शब्द है। उत्तर अपने आप में मूल शब्द है, तो सर यहाँ पर अंत में बड़ी जोड़ी गई है, तब जाकर उत्तरी शब्द बना है। ये अंत में जोड़ी गई है तो सर प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं, विकल्प क्रमांक ये। तो अभी के लिए अगर आप ये समझ रहे हो ना कि आगे उज है तो गलती कर दोगे, क्यों? क्योंकि आगे चल के आप व्यंजन संधि पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा कि उत का योग ज्वल के साथ करने पर, ता का योग जब जा के साथ होता है तो ये जा में ही परिवर्तन होती है, यानी आगे दिख रहा है जा, लेकिन आगे जोड़ा गया है उत। क्या जोड़ा गया है? उत, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस केवल ये मानो कि आगे कुछ तो है सर, ठीक है ना। आगे कुछ तो है, कुछ तो है, तो इसका मतलब क्या होगा? आगे उपसर्ग है, यहाँ आगे उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। एक लास्ट सवाल, फिर उसके बाद आपके बाकी के उपसर्गों पर बातचीत करते हैं कि सर कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगने पर इसका अर्थ जुल्म हो जाता है। कितना अच्छा सवाल है कि सर एक शब्द जोड़ा गया आचार, आचार कहते हैं सदाचार को, इसके आगे क्या जोड़ूं जो बनने वाला शब्द है उसका अर्थ जुल्म हो जाए, जो शब्द निकल कर आएगा उसका अर्थ क्या हो जाए? जुल्म या आपका दुर्व्यवहार करके कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो सर आचार के आगे दुराचार, अत्याचार की सर निराचार की अनाचार, बी वालों के ये नहीं होगा रे। दुर्व्यवहार शब्द बन सकता है, लेकिन उसके लिए ना यहाँ पर ये गलत है। अगर इसके नीचे हलंत होता तब ठीक होता, फिर एक शब्द बनता दुर्व्यवहार, लेकिन इसके नीचे हलंत नहीं है, हलंत नहीं है तो सर ये उपसर्ग ही नहीं है, ठीक है ना। ये उपसर्ग है सर अति। अगर आप इसके आगे अति जोड़ते हो ना तो सर मैं कहूंगा इसमें इसके अंत में छोटी ई है, इसका योग भिन्न स्वर के साथ होगा, तो छोटी ई जो है सर ये या में चेंज होगी, और जैसे ही या में ये चेंज होगी तो सर आगे तो आ है, तो ता से छोटी को निकालोगे आधा ता बचेगा, छोटी बन जाएगी या में, इस पर बढ़िया की मात्रा आएगी, अंत वाला बिल्कुल सेम। एक शब्द निकल कर आएगा अत्याचार, और अत्याचार का अर्थ होता है जुल्म, या आप किसी पर अत्याचार कर रहे हो, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अत्याचार के आगे क्या जोड़ा गया है, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, तब हमने एक सॉफ्टवेयर पढ़ी कि सर ये जो या है ना, या ऐसे ही नहीं आता, छोटी की जोड़ी गई होगी, अति है सर अत नहीं, ठीक है ना। तो अति जोड़ने से एक शब्द बनेगा अत्याचार, जिसका अर्थ जुल्म होता है। ये नहीं होगा, 20 का सही उत्तर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हलंत होगा
तब एक शब्द बनता है दुराचार, और दुराचार ना उस मतलब जो तब भी इसका अर्थ जुल्म ही होता, लेकिन ये शब्द ऐसे नहीं है, ठीक है ना? बी ज्यादा सार्थक है, बी ज्यादा सार्थक है, मतलब बी ही सटीक उत्तर है ना? दुर होता तब वो कुछ और होता, है ना? अत्याचारी शब्द बना, ठीक, डन, बहुत अच्छी बात है। अब देखो छोड़ो इनको, अब बाकी के सवालों को छोड़ो, आपको पता है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, इसे अब लगभग लगभग ना उपसर्ग पर धीरे-धीरे पकड़ बनने लगी। आगे क्या जुड़ रहा है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आने लगी। जैसे-जैसे आप संधि पढ़ोगे ना और स्पष्ट तरीके से आपको पता चलेगा कि आगे क्या जोड़ा गया है, ठीक। बाकी का क्या मैं एक कार्य कर सकता हूँ कि आपको बाकी के उपसर्गों को घर से पढ़ने के लिए दे दूँ? घर से मतलब ये जो फाइल है ना, चाहे तो इस वाली फाइल से पढ़ना, इससे जो क्लास वाली सपोर्टिंग पीडीएफ वाली जो फाइल आती है, या एक फाइल नोट्स में आएगी, इस फाइल से पढ़ना, और नोट्स वाली फाइल देखो ये रही। सभी उपसर्गों के बारे में जानकारी। यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि उपसर्ग ही, आगे अगर नीचे की तरफ आप आओगे ना तो एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय, प्रत्यय के बारे में भी उपसर्ग और प्रत्यय के ये कंप्लीट नोट्स हैं, ठीक है ना? एक टॉपिक आप आगे चलकर पढ़ोगे प्रत्यय, क्या पढ़ोगे प्रत्यय, उसके कंप्लीट नोट्स हैं उपसर्ग और प्रत्यय के, कुल मिलाकर 30 पेज है। जरूरी नहीं है कि हर जगह इनको लिखो ही, ठीक है ना? बस पढ़ना एक बार, क्या करोगे, पढ़ना एक बार। ये कार्य हो सकता है, ये कार्य हो सकता है कि सर जी हम उपसर्ग के जितने भी नोट्स हैं इनको पढ़ लेंगे, बस आगे जोड़े गए हैं, आगे जोड़े गए हैं, पहचानने हैं, पहचानने हैं, डन हो जाएगा कार्य, ठीक है ना? मुझे भरोसा है आप पर। सर जी आज ही अपलोड, हाँ आज ही क्या, अभी क्लास के बाद तुरंत अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना? क्लास के तुरंत बाद मैं टीम को बोल दूंगा कि तुरंत अपलोड इसको कर देंगे, ठीक, अच्छी बात है। अगले टॉपिक पर बढ़े, क्या अगले टॉपिक पर बढ़ने का ना समय चलो है, देखो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है जी आपका, जिस टॉपिक का नाम है प्रत्यय। इसका ना बेसिक आज क्लियर मैं करवाने का प्रयास करता हूँ, बाकी की जानकारी डिटेल में इसके बारे में लेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है? पहले बेसिक इसका क्लियर करते हैं। देखो एक टॉपिक ऐसा, उस टॉपिक का नाम है प्रत्यय, प्रत्यय। और प्रत्यय जो शब्द है ना, अच्छा एक सवाल था, प्रत्यय में उपसर्ग कौन सा होगा? एमपीपीएससी ने सवाल को पूछा कि प्रत्यय शब्द के आगे क्या जोड़ा गया है? प्रत्यय कहते हैं जो अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है? प्रत्यय का मतलब होता है सर जी उपसर्ग तो आगे और ये जोड़े जाएंगे सर अंत में। लेकिन उसने पूछा प्रत्यय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो ध्यान देना कि सर जी यहाँ पर क्या है, या। बताओ आगे क्या जोड़ा गया होगा? या कब कब आता है? या कब कब आएगा? तो सर ये दिख रहा है आधा था, लेकिन ये प्रति है, यानी इस शब्द के आगे जोड़ा गया है प्रति, और प्रति के साथ भिन्न स्वर, यानी यहाँ पर छोटे की मात्रा है, आय का योग हुआ है, ठीक है ना? प्रति, प्रति का अर्थ है साथ में, ठीक है, बाद में, और आय का अर्थ है जुड़ना। इसका मतलब क्या होता है? साथ, ठीक, और इसका मतलब होता है जुड़ना, ठीक है ना? जुड़ना, इसे साथ में जुड़कर चलने वाला, और जुड़ेगा बाद में, लेकिन देखो साथ में जुड़ेगा लेकिन बाद में। यानी अगर मैं हमारे कंप्यूटर जी को प्यार से सेठ जी कहूँ, क्या कहूँ? अगर मैं कंप्यूटर जी को प्यार से सेठ जी बुलाता हूँ कि अरे सेठ जी क्या हाल चाल है आपके, तो इनकी धर्मपत्नी को क्या कहा जाएगा? इनकी धर्मपत्नी को सेठानी कहेंगे, क्या कहेंगे? सेठानी कहेंगे, है ना? इसे सेठ की धर्मपत्नी को क्या कहेंगे? सेठानी कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सारी प्रत्यय का प्रयोग, और ये जो प्रत्यय है ना किसी मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। बस इस अंत में जोड़े जाने वाली बात को छोड़कर जितनी भी बातें हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ी हैं वो सब प्रत्यय पर भी लागू होती हैं। प्रत्यय को भी शब्दांश कहते हैं, ये भी शब्द का हिस्सा है। प्रत्यय का भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ तब प्रकट होता है जब ये किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाए। प्रत्यय भी सर मूल शब्दों के अंत में जोड़ा जाएगा। वो सारी की सारी बातें यहाँ पर भी लागू होती हैं, बस इस बात को छोड़कर कि प्रत्यय अंत में जोड़ा जाएगा और उपसर्ग प्रारंभ में, उपसर्ग प्रारंभ में। अब प्रत्यय के ना उपसर्ग के दो भेद होते थे, मतलब पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ है आज। उपसर्ग के 3 भेद होते थे, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ठीक है ना? उपसर्ग संस्कृत, उर्दू और हमने पढ़े थे हिंदी के। और ये जो प्रत्यय है ना हमारे, प्रत्यय के सर 2 भेद निकल कर आएंगे। एक आएगा जिसका नाम होगा कृदंत प्रत्यय, और एक होगा सर जिसका नाम होगा तब्दिक प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय और तब्दिक प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वो होंगे जो क्रिया के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करेंगे या क्रिया का मूल रूप धातु के अंत में। तब्दिक प्रत्यय वो प्रत्यय होंगे जो कि संज्ञा सर्वनाम के अंत में जोड़े जाएंगे, संज्ञा सर्वनाम के अंत में, इत्यादि के अंत में, या विशेषण के अंत में, ठीक है ना? विशेषण के अंत में। अभी के लिए यहीं तक, इसके बाद की कहानी कल, फिर इसके बाद डाउट क्लियर कर लो, ठीक है ना? इसके बाद चलो डाउट, क्योंकि यहाँ से ये टॉपिक शुरू होगा, और शुरू होगा तो ये कल कब से है? सर इंग्लिश में रिवीजन नहीं करवाया प्लीज सर, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि इंग्लिश 2-3 दिन तक रिवीजन इंग्लिश याद कर दिया गया है। अच्छा इंग्लिश का पाठ्यक्रम आपका पूरा हुआ, अच्छी बात है भाई, ठीक है ना? अगर इंग्लिश का पाठ्यक्रम पूरा हुआ है तो अच्छी बात है। इस माह के अंत तक ना हिंदी का भी आपका हम पाठ्यक्रम पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस तो कराएंगे कम से कम 10 से 12 दिन आपकी, कम से कम 15 दिन, ठीक है ना? प्रैक्टिस सेट ये करो सवाल जितने कर सकते हो, ठीक है? कोई डाउट है तो डाउट आप पूछें, या कोई भी बात है, कोई भी समस्या, जीवन में कोई भी परेशानी, तो एक बार ना आप टाइप करो, टाइप करने के बाद उस कमेंट को कॉपी करो, ठीक है ना? कब तक लिखा नहीं पड़ेगी, बार-बार पेस्ट करते रहो, ठीक है? तो कमेंट चलते हैं स्पीड से, कई बार हम पढ़ नहीं पाते कमेंट। तो ये एमसीक्यू करवाइएगा। सर जी नोट्स अपलोड है या नहीं है? नहीं है, अच्छा। प्रैक्टिस नहीं करवाए हैं, अच्छा चलो मैं एक बार टीम से बोलता हूँ। या तो सर ने प्रैक्टिस का साधन आपको बता दिया होगा कि भाई फलानी जगह से, फलानी जगह अर्थात कि कोई यूट्यूब की क्लास या फिर कहीं न कहीं, तो या फिर प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना? आपने पढ़ा अच्छे से होगा, ऐसी स्थिति हो सकती है। ठीक, सर जी पूरा पीडीएफ, हाँ, इसका तो पूरा पीडीएफ आएगा। अभी बस मैं टीम को बोल दूँगा, टीम इसकी पूरी पीडीएफ डलवा देगी, जब तक आप कोई भी सही ठीक है मैं बातचीत करता हूँ। तो कारक लिंग वचन क्रिया का पीडीएफ नहीं मिला है। कारक लिंग वचन क्रिया के पीडीएफ टीम को तो मैंने पहले ही भेज दिए थे। अगर नहीं आए हैं तो वैसे ये तो दिक्कत वाली बात है। रुको जरा मैं देखता हूँ एक मिनट, क्योंकि मुझे ना कभी-कभी विश्वास नहीं होता कि रुको जरा मैं अगर हिंदी में देखूँ, हिंदी 9 नोट्स हैं अभी। अवकारी, वाच्य, काल, सर्वनाम, संज्ञा, वर्णमाला, लिंग वचन कारक के नोट्स, अच्छा अभी कारक के भी नोट्स नहीं आए आपके। हमारी टेक्निकल टीम पता नहीं क्या कर रहा है। बोल दें हमें, ठीक है ना? कल सुबह तक ये नोट्स आपके लिंग वचन कारक के और आपके ये उपसर्ग और प्रत्यय, यानी 2 टॉपिकों के नोट्स, लिंग वचन कारक और प्रत्यय, यानी मतलब उपसर्ग और प्रत्यय के नोट्स, ठीक है ना? ये आ जाएंगे शाम तक। चलिए प्लीज़ बताइए, मैं रिवीजन करती हूँ बट नेक्स्ट डे भूलती हूँ। अच्छा, देखो अगर आप भूल रही हैं, तो भूलना अच्छी बात होती है। समाज में मिठाई बाँटो, जहाँ पर भी आप रह रही हैं मोहल्ले में मिठाई बाँटो कि मैं भूल रही हूँ, ठीक है ना? भूलना अच्छी आदत है। अगर आप नहीं भूलते, अगर आपके साथ कोई भी कार्य होता है और कभी उसको भूलते ही नहीं हो, तब मैं कहूँगा डॉक्टर से मिलो। भूल रहे हो तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है, दिमाग स्वस्थ दिमाग ऐसे ही कार्य करता है। लेकिन फिर भी अगर जल्दी भूल रहे हो तो उसके लिए क्या है कि सामान्यतः सुबह-सुबह 10 मिनट या 15 मिनट शौच आदि क्रिया से निवृत्त यानी छुटकारा पाने के बाद एक आसन बिछाओ। आसन बिछाकर एक अवस्था में बैठो, बिल्कुल सीधी अवस्था, और आंखें खुली रखो, शरीर को हिलाओ मत, आंखों को डुलाओ मत, केवल आस-पास की आवाज को सुनो। ये आईक्यू तेज करने का रामबाण इलाज है। गुस्से को कंट्रोल करने का रामबाण इलाज है, ठीक है ना? कि सुबह-सुबह बस 15 मिनट आपको एक आसन पर बैठना है और आस-पास की आवाज़ों को सुनना है कि कोई क्या बोल रहा है। हिलना नहीं है, आंखें हिलानी नहीं है, आंखें बस झपकाते रहो, मतलब ताकि जब आवश्यकता पड़े, ठीक है ना? जब आंखें बोले कि भई अब झपकाना है, तब उसको झपकाने का प्रयास करो। बाकी की आवाज़ों को सुनो। इससे आईक्यू इतनी जल्दी से तेज होता है कि मैं आपको बताऊँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है ना? हाँ, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह, एक्सरसाइज मतलब बस बैठो आप तो 15 मिनट बिना हिले हिले-डुले। तो ये कहा जाता है कि खर्चे ननिहाल से
पता नहीं जी सर, इंग्लिश में कोई क्लास करवाई ही नहीं है सर, बंद कर दी सर। कंप्यूटर ऑपरेटर का वीडियो नहीं डालते हैं तो उसे अप्लाई कर दीजिएगा सर। नहीं जी, कैसी बात कर रहे हैं पिटाई तो नहीं, क्योंकि अगर देखो अभी तो हम इनको कुछ कह भी देंगे, अगर जैसे ही मैं स्टूडियो से बाहर गया या बाहर रोड पर गया, किसी दिन इनको अगर मैं अकेला किसी रोड पर मिला, तो कहीं न कहीं हमें लपेटना है कि गुरुजी बहुत बोल रहे थे उस दिन आप क्लास में। एक तो वैसे ही ये हमसे हैं खफ़ा, क्योंकि हम बार-बार में ना इनकी धर्मपत्नी के नाम को बीच में लेकर आने का प्रयास करते हैं, वैसे ही खफ़ा हैं। किसी दिन अगर हमने इनको डाँट और दिया और डाँटने के बाद ना अगर किसी गली मोहल्ले में हम इनको अकेले मिल गए, तो उस दिन से शायद आपकी क्लास नहीं होगी। अच्छा, आपको दिल्ली की घटना के बारे में पता चला यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ है कार में, ठीक है ना? कार में बम ब्लास्ट हुआ है। इतनी निंदनीय घटना है और ये सुरक्षा एजेंसियों की पूर्णतः लापरवाही है। और लापरवाही होने के साथ-साथ देखो पहले हम भी बोलते थे कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा से हर चीज़ें सुगम होती हैं। लेकिन अब जितने भी आतंकी पकड़े गए, सभी डॉक्टर हैं, सभी अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे थे, सभी डॉक्टर हैं, तो अब क्या ही कहें साहब हम, ठीक है ना? अब हम क्या ही कहें? क्योंकि क्या शिक्षा सही गलत की पहचान नहीं रखती? रखती है। लेकिन अब जो व्यक्ति है ना, जो कट्टर है साहब वो तो कट्टर है, अब क्या ही करें, ठीक है ना? अब क्या ही करें? और मेरे घर जाने का रास्ता ही वही है, ठीक है ना? मेरे घर जाने का रास्ता ही वही है। लेकिन उस दिन शायद ईश्वर की थोड़ी-सी मेहर रही कि हम घर थोड़ा-सा लेट से गए। वो घटना जो हुई वो सवा मतलब 7 बजे के आस-पास की बात है, पौने 7 की। और मैं पौने 7 बजे ऑफ़िस से निकला था उसी दिन, ठीक है ना? अगर उस दिन मैं साढ़े 6 बजे या 6 बजे के आस-पास तुरंत आपकी क्लास खत्म करने के बाद घर चला जाऊँ, तो शायद हम भी उसी क्षेत्र के आस-पास होते या थोड़ा बहुत दूर होते। लेकिन किस्मत की बात है कि हम उस दिन वहाँ नहीं थे। नहीं थे तो आज मैं यहाँ हूँ, ठीक है ना? अगर होते तो आज हम भी फट चुके होते। हमारी लाश के टुकड़ों को घरवाले समेट रहे होते, ठीक है ना? कि भई ये हमारा बेटा है जो कि चिथड़ों में आया है। अद्भुत! अद्भुत क्या आप क्या ही कहें साहब, ठीक है? लेकिन सरकार से एक गुज़ारिश है, ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिले कि इनकी 7 पुश्तें काँपें कि भई कि ऐसी आतंकी घटना कोई हमारे देश में किसी ने करी थी। अब अगर कोई सोचेगा तो उसके साथ ये सलूक होगा। ऐसा एक मानक तय करना, देश की राजधानी में बम ब्लास्ट ये आम बात नहीं है। यानी अगर आप किसी देश की राजधानी करिएगा, ये करो, ठीक है ना? बाकी के समय अब तो समय मिल जाए तो 21 बजे तुरंत महिला मित्रों के ख़्याल में बीच में कोई फ़ोन आया, बड़े में नहीं तन मानसिक कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर आइए। जाओगे ना 1 घंटे की क्लास का मैक्सिमम जाओगे ना, ऐसे शब्द जो क्रिया में पड़ते हैं। अब देखो इनको ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ज़्यादा डीप में इनके चलना नहीं है। बस बेसिक बातें इनकी समझनी है, बेसिक बात समझते ही तुरंत हम कुछ सवाल के बाद आपका अगला टॉपिक संधि। देखो कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय से मेरा तात्पर्य क्या है कि सर ये क्रिया के अंत में जुड़ जाएँगे या क्रिया का मूल रूप होता है धातु और धातु को पहचानने में ना बड़े लोगों को दिक्कत होती है। होती है तब भी इसका एक समाधान है, ठीक है ना? अच्छा ऐसे शब्द जो क्रिया में कुछ जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करेंगे उन्हें कृदंत प्रत्यय कहेंगे और ऐसे शब्द जो कि सर संज्ञा में कुछ जोड़ने से मतलब जो ऐसे शब्दांश जो संज्ञा में जोड़ने से या सर्वनाम में जोड़ने से या विशेषण में जोड़ने से नए शब्दों का निर्माण करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? आपको यहाँ पर कुछ समझना है। जैसे कि सर एक शब्द लिखा दी जैसे मैंने लिखा एक क्रिया लिखी मैंने लिखना, क्या लिखा मैंने लिखना। इस लिखना के अंत में अगर मैंने अक जोड़ दिया, तो सर एक शब्द निकल कर आएगा लेखक, क्या निकल कर लेखक। हालाँकि ये लिखना के अंतर्गत नहीं, इसके मूल रूप यानी ये जो लिखना क्रिया है ना लिख धातु से बनी है, इसके अंतर्गत अगर मैं अक जोड़ूँगा तब जाकर सर मुझे इस लेखक शब्द की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपको धातु नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखना क्रिया लिखो। इसके अंत में सर अक जोड़ देने से ये नए शब्द की प्राप्ति होती है लेखक, यानी इसके अंतर्गत सर ये क्रिया में जोड़ा हुआ प्रत्यय है, लिखना के अंतर्गत हमने एक प्रत्यय जोड़ा अंत में, तब जाकर सर मुझे एक शब्द मिला लेखक, यानी ये जो प्रत्यय होगा ना ये कृदंत प्रत्यय है, क्योंकि क्रिया के अंत में जोड़ा गया है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल लिखा था सेठ और सेठ के अंत में अगर आनी जोड़ दिया जाए तो एक शब्द मिलेगा सेठानी। ये जो सेठानी है ना ये सेठानी सेठ संज्ञा है कोई क्रिया नहीं। संज्ञा के अंत में जोड़ देने से ये जो प्रत्यय यानी ये जो नया शब्द बना ये तद्धित प्रत्यय है। क्या है तद्धित प्रत्यय? जैसे अगर मैं कोई और शब्द लिखूं जैसे मैंने लिखा मूर्ख, क्या लिखा मैंने मूर्ख। ये सर मूर्ख क्या है? विशेषण है। इसके अंतर्गत अगर मैं ता जोड़ दिया तो मुझे एक शब्द मिलेगा मूर्खता। मैंने मूर्खता तो ये जो नया शब्द बना है ना ये संज्ञा में कुछ प्रत्यय जोड़ने से बना है, संज्ञा में कुछ शब्दांश जोड़ने से ये तद्धित प्रत्यय होगा। क्या होगा? तद्धित प्रत्यय। बस अंतर यही है। इसके बाद एक छोटा सा पेच और है क्या कि सर इसके जो भेद है ना कृदंत प्रत्यय को 5 प्रकार से बांटा गया है। इसके भेद कितने हैं? 5 और तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं? 6। कितने भेद हैं? 6। एक और सवाल कि सर ऐसे प्रत्ययों की संख्या कितनी है जो कि क्रिया के अंत में जोड़ जाएंगे? जैसे मैंने इसके अंत में अक जोड़ा। ऐसे प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ऐसे प्रत्ययों की संख्या है सर अगर संख्या कभी पूछ ले कि कृदंत प्रत्ययों की संख्या आपको उत्तर करना है 28। उत्तर करना है 28 और अगर ऐसे प्रत्ययों की संख्या पूछ ले जो कि सर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ जाएंगे तो ऐसे प्रत्ययों की संख्या जो निकल कर आती है सर ज्ञात नहीं है, ठीक है ना? ज्ञात नहीं है। ये बातें पता चलेंगी कि सर प्रत्यय और उपसर्ग ये दोनों के दोनों शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं, शब्द के या एक उपसर्ग तो आगे प्रत्यय अंत में जोड़ा जाएगा। इन दोनों का कोई अर्थ नहीं होता। मूल शब्द के अंत में सर ये जोड़े जाएंगे, ठीक है ना? इनका स्वतंत्र अर्थ कुछ नहीं होता है। ये इनका अर्थ तब प्रकट होगा जब ये किसी भी शब्द के अंत में जोड़े जाएंगे, ठीक? डन? यहाँ तक बात क्लियर? और उसे हालांकि हम इस टॉपिक को और डीप में लेकर चल सकते हैं यानी कि सर इनके 5 भेदों को पढ़ सकते हैं, हम इनके 6 भेदों को पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानो थोड़ा बहुत भरोसा करो जरूरत नहीं है, ठीक है ना? यकीन मानना तो भरोसा करना जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर जरूरत लगती है आपको तो हमने यहाँ पर हमारे नोट्स के अंतर्गत ना इस वाले टॉपिक को बताने का प्रयास किया। देखो यहाँ पर सर इसके 5 भेद हैं, 5 भेदों में से 6 ये फाइल जरूर डाउनलोड करना, ठीक है ना? और डाउनलोड करने के साथ साथ पढ़ना है इसको, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना? फाइल को बनाने में बहुत जल्दी आपको एक बुक दिखाई देगी जो कि इसका अपडेटेड मतलब बहुत अपडेटेड रूप होगा जो कि पीसीएस के लिहाज से होगी। यानी सर इसके 5 भेद हैं कृतवाचक, कृदंत प्रत्यय, कर्मवाचक, तद्धित प्रत्यय, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक। यानी कृदंत प्रत्ययों के 5 प्रकार हैं और तद्धित प्रत्ययों के कितने प्रकार हैं? तद्धित प्रत्ययों के प्रकार हो जाते हैं 6। कितने हो जाते हैं? 6। हालांकि सभी के बारे में हमने यहाँ पर एग्जांपल भी दिए हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ने की, ठीक है ना? जरूरत नहीं पड़ने की, सवाल के उत्तर बताओ। सवालों के उत्तर बताने सबसे जरूरी पता क्या होता है? सबसे जरूरी ये होता है कि आप जैसे मैंने एक सवाल पूछा बताओ जरा भाई कृत प्रत्यय का मतलब है कृदंत प्रत्यय, ठीक है ना? कृत प्रत्यय का मतलब क्या है? कृत प्रत्यय का मतलब हो जाता है जी आपका कृदंत प्रत्यय। एक सेकंड, हाँ। कृत प्रत्यय का मतलब हो जाता है जी आपका कृदंत प्रत्यय। एक सेकंड बस। कृत प्रत्यय का मतलब हो जाता है जी आपका कृदंत प्रत्यय। एक मिनट आपकी फाइल लगा लूं मैं। हमारे कंप्यूटर जी एक फाइल को गलत लगाकर चले गए, ठीक है ना? ये सर एक फाइल थी जो कि वाली फाइल थी
बस एक सेकंड 28 है डन। कि सर क्रिया के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्ययों की संख्या 28 है, ये 28 5 प्रकार से है और तब तक प्रत्ययों की संख्या कितनी है सब पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता, ठीक है ना, उनकी संख्या के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उत्तर बताओ। कि सर जी हमसे पूछा गया एक शब्द है पढ़ने वाला, और हम जानते हैं कि सर प्रत्यय प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, प्रत्यय के भेद कितने हैं, दो, कौन कौन से, कृदंत और तद्धित। यानी सर क्या इसका उत्तर ये होगा, क्या ये उसका ये उत्तर होगा, ये सर प्रत्यय के भेद ही नहीं है और प्रत्यय के भेद ही नहीं है तो उत्तर ही नहीं होंगे, या तो उत्तर तद्धित है या कृदंत है। बस केवल इतना सा चयन करिए कि ये क्रिया के अंत में जोड़ा गया है प्रत्यय, यानी देखो यहाँ पर एक क्रिया है पढ़ना, उसके अंतर्गत वाला जोड़ा गया है तब जाकर पढ़ने वाला बना है, और पढ़ना क्या है क्रिया, क्रिया के अंत में जोड़ा गया है सर वाला, क्रिया के अंत में जोड़ा जाएगा तो विकल्प क्रमांक सी मेरा उत्तर होगा। भाई पहले और आखिर के तो हो ही नहीं सकते, भेद ही नहीं होते, भेद ही नहीं होते तो कैसे होंगे, विकल्प क्रमांक सी इसका उत्तर, ठीक। अच्छा सर इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा विकल्प क्रमांक सी। यहाँ पर सर हमने इसकी थोड़ी बहुत व्याख्या करी है, उत्तर बताओ कि महत्व के अंत में क्या जोड़ा गया है। महत्व, सबसे बड़ी बात कि महत्व की वर्तनी गलत है, कहीं भी अगर ऐसा महत्व लिखा हुआ आ जाए गलत कर देना। महत्व लिखते हैं इस तरीके से, ठीक, यानी सर ये दो ता होते हैं महत्व के ऊपर, ये शब्द जो बनता है ना ऐसे बनता है, महत्व होता है इसका योग त्वय के साथ होता है, तो सर अगर इस महत्व का योग त्वय के साथ होगा, एक ता ये रहा एक ता ये रहा, दोनों ता यहाँ पर आते हैं तब जाकर महत्व शब्द बनता है, ठीक है ना। तो इसके अंत में जो जोड़ा गया है ना वो ये जोड़ा गया है, इसका मतलब कि सर यहाँ पर त्वय है और महत्व क्या कोई क्रिया है, नहीं ये कोई क्रिया नहीं, क्रिया के अंत में अगर जोड़ा जाता तब तो कृदंत प्रत्यय होता, ये एक प्रकार का विशेषण है विशेषण। अच्छा तो सर ये तद्धित प्रत्यय होगा, कैसा प्रत्यय हो जाएगा ये तद्धित, कैसा होगा तद्धित, विकल्प क्रमांक सी। एक और सवाल देखो, मैं अगर आपसे पूछूं एक सवाल मैंने आपसे पूछा फलित, फलित शब्द के अंत में क्या जोड़ा गया है, मूल शब्द का चयन करो। इस मूल शब्द के बारे में बातचीत करें, फलित शब्द है, मैं जानता हूं कि सर जी यहाँ पर फल शब्द है मूल, और फल शब्द मूल है तो इसके अंत में क्या जोड़ा गया है इत, तो फल के अंत में अगर इत जोड़ा गया है तो कहने का तात्पर्य सर जी ये प्रत्यय होगा, और प्रत्यय होगा तो सर फल क्या है, फल तो सर संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसके अंतर्गत अगर ये जोड़ा जाएगा तो इसको हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। आपकी परीक्षा यहाँ तक भी सवाल शायद रेयर बाई रेयर केस में पूछेगी तद्धित प्रत्यय, हालांकि संधि से सवाल अच्छे पूछती है बीपीएससी या फिर कोई भी बिहार की परीक्षा है, ठीक है ना, या यूपी की अच्छे सवाल पूछते हैं, संधि को तो एकदम नस नस तक चलेंगे उसकी, या समास, ठीक है दोनों को। कि सर यहाँ पर देखा जाए सर इत होगा, इसका भी उत्तर सी, ठीक। एक और सवाल कि सर ये भी तद्धित प्रत्यय होगा। एक और सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मैंने बताइए मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक के अंत में प्रयुक्त हुआ है, जैसे लेखक के अंत में, पहले तो देखो कोई भी शब्द है उसमें कृदंत या तद्धित प्रत्यय पहचानना होना, तो शब्द के आसपास देखना कि कोई क्रिया बन रही है क्या। जैसे देखो दो शब्द लिखे मैंने, अभी सर हम फलित को करके आए हैं, किसको करके आए फलित को, तो क्या फलित के आसपास कोई क्रिया है, नहीं, मूल रूप से शब्द ही है फल, और फल तो संज्ञा है, इसके अंत में इत जोड़ा गया है। लेकिन सर अगर मैंने लेखक शब्द लिखा है ना तो इसके आसपास क्रिया है, इसके आसपास क्रिया क्या है, लिखना, और इस लिखना क्रिया के अंत में अक जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया, यानी ये शब्द तो ऐसे बना है, मूल धातु है सर यहाँ पर लिख और उसके अंत में अक जोड़ा गया है, लिखना क्रिया भी इससे बनी है, तो कहने का तात्पर्य सर यहाँ पर अक होगा लेकिन ये कृदंत प्रत्यय होगा। अच्छा मुझे कृदंत प्रत्यय के प्रकार बताओ जरा कितने होते हैं, कृदंत प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं और इसका उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ, इस वाले सवाल का सटीक उत्तर, कृदंत प्रत्यय के प्रकार और इस वाले सवाल का सटीक उत्तर क्या हो सकता है। देखिए कि सर एक शब्द है मिलनसार, क्या शब्द है मिलनसार, मिलनसार के अंतर्गत अगर मैं देखूं सर मुझे पता है कि सर एक क्रिया निकलती है इसके आसपास मिलना, मिलना क्या है क्रिया, यानी क्रिया के अंत में जोड़ा गया है सर सार, तो यहाँ पर अंत में क्या जोड़ा गया है टी, किस प्रकार का प्रत्यय होगा सर जी कृदंत प्रत्यय होगा जिनकी संख्या हम पढ़कर आए थे 28, कितनी संख्या होती है 28, ठीक। एक और सवाल देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि नैतिक में क्या जोड़ा गया है, एक शब्द क्या है नैतिक, बताओ जरा, तिक है का है ने है कि इक है, उत्तर बताओ, नैतिक में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है, हाँ वहां पर तो सार होगा बिल्कुल ठीक है आप सभी का, वहां पर तो बिल्कुल सार प्रत्यय जोड़ा गया है, ठीक है ना, बिल्कुल सार। कि सर तिक होगा का होगा ने होगा कि इक होगा, क्या होगा क्या होगा, कि सर तिक का ने इक, इस वाले सवाल के बारे में अगर बातचीत करें एक प्रत्यय है सर क्या है एक, इसे मूल रूप से शब्द जो निकलता है ना वो निकलता है नीति, नीति एक प्रकार की संज्ञा है, इसके अंतर्गत एक जोड़ने से नैतिक बनता है, यानी इसका जो सटीक उत्तर होगा विकल्प क्रमांक डी, इसका भी उत्तर आपके द्वारा डी दिया गया, बहुत अच्छी बात है। कि सर प्रत्यय प्रयुक्त तो नहीं है, एक ऐसा शब्द बताओ जहां पर प्रत्यय का प्रयोग ही नहीं हुआ है, इस वाले शब्द के अंत में कुछ नहीं जोड़ा गया, जैसे हमने कल सवाल किया था कि उपसर्ग कहां पर प्रयोग नहीं हुआ, हमें पता चला कि सर उपसर्ग बहुत सारे शब्दों के अंतर्गत प्रयोग नहीं था, इसी तरीके से किस शब्द के अंत में कुछ नहीं जोड़ा गया, तो आप जानते हैं कि सर जी मूल शब्द होता है पशु, इसके अंत में है, मूल शब्द होता है लोग, इसके अंत में और जोड़ा गया है ये लोग के अंत में ये सब हमें पता है, सदस्य मूल शब्द होता है इसके अंत में भी यही जोड़ा गया है, पीढ़ी शब्द अपने आप में मूल शब्द है, अगर पीढ़ी को परिवर्तित करना हो या पीढ़ी के अंत में आपको जोड़कर बना सकते हैं पीढ़ियां या पीढ़ियों, वो एक अलग शब्द बनता है, लेकिन ये तो मूल शब्द है, इसके अंत में कुछ नहीं हो ना ही इसके प्रारंभ में। एक बार सवाल देखो कि मैं पूछूं कनिष्ठ, कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय कौन सा है, कुछ सवाल केवल विकल्पों की सहायता से सॉल्व होते हैं कॉमन सेंस से, जैसे अगर आप ये बहुत करके लेकर चले गए कि अंत में सर जी इसके ठा है, ठा क्या है ठा, तो सर ये टा वाला तो ऐसे ही गलत, ये टा वाला तो ऐसे ही गलत, ये ता वाला तो ऐसे ही गलत, ठीक है ना, इसका भी उत्तर क्या होगा, हमसे पूछा गया कनिष्ठ, इसमें प्रत्यय कौन सा होगा और अंत में सर उसके ठा है, और अंत में ठा है तो ठाई सर अंत में जोड़ा गया होगा, अंत में सर देखो इसके टा है इसके टा है इसके टा है, यानी सर विकल्प क्रमांक सी इसका सही उत्तर होगा, इष्ट जोड़ा गया है। अगर हम यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात करें लड़ाकू में बताओ, अच्छा मैं अगर पूछूं कि सर मुझे बताइएगा ये किस प्रकार का प्रत्यय होगा कृदंत की तद्धित, तो सर लड़ाकू के आसपास पहले तो खोजने का प्रयास करो क्योंकि कोई क्रिया है क्या, बिल्कुल है लड़ना क्रिया है, कि सर जी लड़ना क्या है, लड़ना क्रिया है, इसके अंतर्गत ही आपको जोड़ दो अगर आपको धातु के बारे में जानकारी नहीं है तो, ठीक है ना, वैसे लड़ एक धातु होती है उसके अंत में ना जोड़ने से लड़ना क्रिया बनती है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्रिया रखो डायरेक्ट कि इसके अंतर्गत आको, तो सर यहाँ पर जोड़ा गया है लड़ाकू, विकल्प क्रमांक ए इसका सही उत्तर, ठीक। इसमें इससे ज्यादा अब और कुछ नहीं है, फटाफट से शुरू करते हैं आपकी संधि, अभी तैयार हो संधि करें, शुरू संधि, संधि शुरू करें, आधा घंटा है संधि शुरू करते हैं। संधि एक बड़ा टॉपिक है जिसके अंतर्गत कम से कम आपकी 5 क्लासेस होंगी और थोड़ा सा और डीप करें तो 6 क्लासेस, ठीक है ना, 6 क्लासेस नहीं लेकिन 5 क्लासेस तो मिनिमम मानो, ठीक है ना, इसमें इससे ज्यादा और कुछ है भी नहीं, बस पता होना चाहिए कि कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय कहां-कहां जोड़े जाते हैं। अच्छा मैं अगर एक सवाल पूछूं कृदंत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कितने भेद, संख्या नहीं पूछ रहा, भेद कितने होते हैं 5, कितने भेद होते हैं 5, जानने की भी आवश्यकता नहीं है कि कौन-कौन से होते हैं, ठीक है ना, जानिए ये यूपीएससी और कुछ एमपीएसआई के द्वारा पूछे जाने वाले या फिर यूपीएसआई भी यहां से सवाल पूछती है, ठीक है ना, लेकिन बीपीएससी की क्वालीफाइंग परीक्षा यहां से सवाल नहीं पूछती। अच्छा तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, एक भरता है सर वहां पर 6, हमारे लिए तैयारी करते समय जानना ये है कि सर हमें क्या छोड़ना है और किस पर ज्यादा मेहनत करनी है, मेहनत करने के लिए हमारे पास बाकी के पर्याप्त सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर को पढ़ा देंगे, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि संधि पर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, वहां जरूरी है प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, अच्छी बात है, स्टार्ट करो तुरंत, ठीक है ना, सो काम में देरी नहीं। अच्छा किस-किस को संधि नाम सुनकर डर लगता है कि चलिए संधि मतलब पता नहीं क्या बला होगी, संधि मतलब क्या बला होगी, ये डर अपने दिमाग से निकालो तुरंत, अगर ये डर बैठा रहेगा ना तब तो कुछ भी नहीं, फिर तो कुछ नहीं, ठीक है, कुछ पढ़ना वाला, अच्छा देखो मूल रूप से क्रिया है वहां पर पढ़ना, ऐसे ही करना पढ़ना के साथ वाला, यहाँ पर सामान्यता पूछे जाने का प्रयास है या तो मूल शब्द क्रिया है पढ़ना या अगर प्रत्यय आया तो सर वाला है वहां पर प्रत्यय, ठीक।
ये भय अपने अंदर से बाहर करोगे, संधि नहीं आएगी। सबसे आसान टॉपिक अभी तक का होगा संधि, अगर ध्यान से पढ़ी तो सबसे आसान। देखो स्टार्ट करते हैं। सर संधि हम पढ़ते क्या है? सर जी वर्णों के योग से नए शब्द बनाने के लिए, क्योंकि संधि भी नए शब्द बनाने का एक तरीका है। उपसर्ग प्रत्यय नए शब्द बनाते हैं, संधि भी नए शब्दों का निर्माण करता है। कैसे सर? जैसे मैंने लिखा रमा, और रमा के साथ अगर मैंने ईस को जोड़ा तो सर यहाँ के इसके अंत में बड़ा है, इसमें बड़ा की मात्रा है, इसके प्रारंभ में छोटी है, ये परिवर्तन होगा छोटी है में। कैसे होगा वो बात का विषय है, लेकिन अभी के लिए छोटी है में होगा, शब्द बनेगा रमेश। क्या बनेगा? रमेश। तो यही जो चीज है ना कि वर्णों के मिलाप से ये जो परिवर्तन है, ये जो वर्णों का मेल है, ये जो वर्णों का मेल है, केवल मेल ही नहीं, मेल से होने वाला ये जो परिवर्तन है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को संधि कहते हैं। यही संधि है जिससे नए नए शब्दों की हमें प्राप्ति होती है। तो आपसे पूरा ध्यान अब बोर्ड पर देखो। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं कि सर ये वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कि सर अभी तो सर मैंने वर्णों के मेल से एक नया शब्द बनाया है, अगर इस नए शब्द को इसके मूल वर्णों में तोड़ दिया जाए तो ये प्रक्रिया कहलाती है विच्छेद। क्या कहलाती है? विच्छेद। ठीक। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे हम लिखते हैं ना कि दिन, क्या लिखते हैं हम? दिन। और दिन का विलोम शब्द लिखते हैं रात, क्या लिखते हैं? रात। इसी तरीके से एक टॉपिक है जी हमारा संधि, और संधि के सामने ऐसे लिखा गया है विच्छेद। ठीक। इसका मतलब क्या है? जैसे दिन का विलोम शब्द रात है ना, ऐसे ही संधि का विलोम शब्द विच्छेद है। ये दोनों एक टॉपिक नहीं है, ये दो टॉपिक हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन। संधि कहते हैं कि सर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, केवल मेल को ही नहीं, वर्णों के जुड़ाव से जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी छोटी की मात्रा इनमें नहीं थी, अब परिवर्तित होकर आ गई, ये परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। और इसके विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विच्छेद। संधि विच्छेद दो अलग अलग टॉपिक है, ठीक है ना? अलग अलग, दोनों साथ चलते रहेंगे, ठीक है ना? साथ चलते रहेंगे। अच्छा, इससे कई बार ऐसा भी होगा कि जैसे मैंने एक शब्द लिखा मानव, क्या लिखा मैंने? एक शब्द लिखा था मैंने मानव, और मानव के साथ अगर ता का योग कर दिया जाए तो सर एक शब्द बनेगा मानवता। क्या बनेगा? मानवता। कि सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वर्ण थे, लेकिन इनको जोड़ने पर जैसा मानव यहाँ है वैसा मानव यहाँ, जैसा ता यहाँ है वैसा ता यहाँ, इनको जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस प्रक्रिया को कहते हैं संयोग। क्या कहते हैं इसको? संयोग। यानी वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। एमपीपीएससी का था सवाल कि संयोग किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से ना होने वाले परिवर्तन को, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो ये प्रक्रिया संयोग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संयोग। पता होना चाहिए, ठीक है ना? अच्छी बात है। अभी हम पढ़ रहे हैं संधि, संयोग के बारे में बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारा टॉपिक क्या है? संधि। परिवर्तन होगा तो उसे संधि। अच्छा, एक और सवाल बनता है कि सर ये जो टॉपिक है ना संधि, इस संधि का शाब्दिक अर्थ लिखिए, बताइए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होता है संधि शब्द का? तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल। कि ये जो वर्णों का मेल है ना, ये मेल इसका अर्थ होता है। लेकिन व्यवहारिकता या प्रयोग के आधार पर ना केवल मेल को ही संधि नहीं कहते, मेल तो यहाँ भी हो रहा है, मेल से कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। छोटी सी बात क्लियर? ठीक। अच्छा, वीडियो को देखो ऐसे करो, लैंडस्केप पर ऐसे, वीडियो को मत देखो ऐसे, ठीक है ना? ऐसे देखो, ऐसे 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 देखो, ऐसे, ठीक है ना? ऐसे देखो वीडियो को। चैट क्या आ रही है थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है ना? संधि पर कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक। अच्छा देखो, समझ जरा, जब आवश्यकता पड़ेगी तब मैं खुद आपसे कहूंगा कि भाई अब मुझे चैट करके बता दो, अभी आवश्यकता नहीं है। देखो सामान्यतः सबसे बड़ी बात कि सर अभी हमने एक शब्द लिखा था रमा, और रमा के साथ मैंने ईस को जोड़ा, एक शब्द मुझे मिला था रमेश, और मैंने आपसे कहा कि ये शब्द इसके अंत में क्या है? बड़ा आ, इसके प्रारंभ में बड़ी ई है, ये परिवर्तन छोटी ए में हुआ, ये परिवर्तन छोटी ए हुआ। संधि करते समय सर वर्णों का जो मेल होता है ना, ध्यान रखना, ये पहले शब्द का पहले सार्थक शब्द के अंतिम वर्ण, पहले सार्थक शब्द के अंतिम वर्ण का योग दूसरे सार्थक शब्द के, हालांकि लिखना मेरी आदत नहीं है, दूसरे सार्थक शब्द के प्रारंभ के वर्ण के साथ होता है, ठीक है ना? प्रारंभ के वर्ण के साथ होता है। ठीक। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि संधि में ये जो वर्णों का मेल होगा ना, ये सर पहले सार्थक शब्द, यानी इसका कोई अर्थ होना चाहिए रमा का, कि सर पहले सार्थक शब्द के अंतिम, पहले सार्थक शब्द के सबसे अंत में आएगा बड़ा, इस पर सबसे अंत में बड़ा की मात्रा है, और दूसरे सार्थक शब्द के सबसे शुरुआती शब्द में होगा, इसका सबसे शुरुआती वर्ण क्या है? बड़ी। इन दोनों का मेल होगा। ऐसा नहीं है कि संधि करते समय सर आप इस रा का योग इस सीटी वाले साथ के साथ कर दो, नहीं, बिल्कुल पास पास वाले। अगर ये पास पास वाले जोड़े जाएंगे तो परिवर्तन कहां होगा? अगर सर मैंने इनको जोड़ा तो परिवर्तन इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। ध्यान रखना, संधि करते समय रा यहाँ पर था, बिल्कुल सेम था यहाँ, इस पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सर इनको जोड़ा ही नहीं। सर सीटी वाला साथ था, बिल्कुल सेम था सर यहाँ, इसको जोड़ा ही नहीं, परिवर्तन कहां होगा? परिवर्तन सर अगर मैंने इनको जोड़ा है सर यहाँ पर बीच में परिवर्तन दिखाई देगा। कहां? तो संधि करते समय शब्द के मध्य में परिवर्तन आता है। कहां आता है? शब्द के बीच में। परिवर्तन कहां पर नहीं होगा? शब्द के बीच में। एक स्टेप आगे चलो, एक स्टेप अगर हम आगे चले सर, अब ये जो हमारे वर्णों का जुड़ाव है ना, ये अलग अलग तरीके से बैठा हुआ है। कैसे? संधि। ये वर्णों का जुड़ाव अलग अलग तरीके से बैठा कैसे है कि सर जब जब स्वरों का जुड़ाव होगा तब तब कह देंगे स्वर संधि है, जब जब व्यंजनों का जुड़ाव होगा तब तब क्या कह देंगे? व्यंजन संधि है, और जब जब विसर्ग का जुड़ाव होगा तब तब क्या कह देंगे? विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 3। कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि के भेदों की संख्या 3। सबसे महत्वपूर्ण बात समझिएगा कि सर स्वर संधि कब होगी? इसकी अवस्था से एक सवाल बनते हैं, प्रकार नहीं, प्रकार पर तो बाद में आएंगे। अवस्था, इसकी अवस्था होती है केवल एक, जब स्वर के साथ स्वर जोड़ा जाएगा तब कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि। केवल एक ही जगह होगी स्वर संधि, यानी जब स्वर के साथ स्वर जोड़ा जाएगा तब जो संधि बनेगी उसे कहेंगे स्वर संधि। ठीक। अच्छा, मैं अगर कहूं व्यंजन संधि की अवस्था सर कितनी करनी है हमें, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए कि सर बताइए व्यंजन संधि की अवस्था कितनी है, तो सर इसके लिए ध्यान रखिएगा कि सर पहले कोई स्वर आ जाए, इसका योग किसी व्यंजन के साथ कर दें तब भी व्यंजन संधि बनती है। पहले कोई व्यंजन आ जाए, इसका योग किसी स्वर के साथ कर दें तब भी व्यंजन संधि बनती है। कि सर पहले कोई व्यंजन आ जाए, इसका योग किसी व्यंजन के साथ कर दें तो भी व्यंजन संधि बनती है। अभी के लिए सर इसकी अवस्थाएं 3 होती है, इसकी अवस्था केवल एक। ठीक। व्यंजन संधि की अवस्था 3, कितनी? 3। इसकी एक विसर्ग संधि। पूरा ध्यान यहाँ पर रखो। देखो विसर्ग संधि की अवस्था जो बनेगी ना, इस तरीके से बनेगी कि कब हम कहेंगे कि ये विसर्ग संधि है। कि सर ऐसे होगा, इस विसर्ग का योग अगर आप स्वर के साथ कर दें, इस विसर्ग का योग आप व्यंजन के साथ कर दें। अच्छा, क्या ऐसा संभव है क्या कि सर विसर्ग का योग विसर्ग के साथ कर दें तो कौन सी संधि बनेगी? कि सर विसर्ग का योग विसर्ग के साथ करने पर कौन सी संधि? कौन सी संधि? ये सवाल था बीपीएससी, यूपीएसआई, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं में, मतलब बहुत सारी है, ठीक है ना? कि विसर्ग का योग विसर्ग के साथ करने पर कौन सी संधि बनती है। एक सवाल अगर मैं आपके सामने ऐसे रखूं, पूरा ध्यान बोर्ड पर, कि सर प्रातः एक शब्द है, इसका योग काल के साथ कर रहा हूं, इसके साथ काल के साथ, यानी पहले शब्द का अंतिम विसर्ग होगा, दूसरे शब्द का सबसे प्रारंभिक सर यहाँ पर है का, यानी इस विसर्ग का योग इस का के साथ हो रहा है। विसर्ग का योग विसर्ग के साथ करने पर जरूरी है इस शब्द के पहले भी विसर्ग हो, तब मैं कहूंगा कि सर अब इस विसर्ग का योग विसर्ग के साथ होगा। लेकिन सर ऐसा कोई शब्द नहीं है शब्दकोश में जिसके पहले विसर्ग आता हो।
शब्द के पहले विसर्ग आता ही नहीं है। विसर्ग या तो किसी शब्द के बाद में प्रयोग हो सकता है या बीच में, जैसे एक शब्द लिख दूं मैं दो, या तो बीच में प्रयोग हो सकता है या फिर अंत में। पहले प्रयोग नहीं होता सर किसी भी शब्द के पहले विसर्ग, और जब अगर किसी शब्द के पहले विसर्ग प्रयोग ही नहीं होता है तो सर अंत में विसर्ग आएगा ही नहीं, मतलब यहाँ पर दूसरे वाले शब्द की शुरुआत में विसर्ग आएगा ही नहीं। विसर्ग यहाँ आ ही नहीं सकता तो सर ये वाली कंडीशन कभी बन ही नहीं सकती। ध्यान रखना कि स्वर के साथ स्वर को जोड़ने से स्वर संधि बन सकती है, व्यंजन के योग व्यंजन के साथ करने से व्यंजन संधि बन सकती है, लेकिन विसर्ग का योग विसर्ग के साथ करने से विसर्ग संधि नहीं बनेगी। दूसरे शब्द की शुरुआत में विसर्ग आएगा ही नहीं, शब्द शुरू ही नहीं होता कोई। ठीक, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि सर जी इस स्वर का योग मैं विसर्ग के साथ कर दूं, ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अभी तक परिचय यहाँ तक है कि सर विसर्ग का योग विसर्ग के साथ करने पर कोई संधि बनेगी नहीं। तो अब आपको पता है कि सर विसर्ग यहाँ पर भी नहीं आएगा, दूसरे शब्द की शुरुआत में नहीं आएगा, चाहे यहाँ पर स्वर कर लो आगे, चाहे यहाँ पर व्यंजन कर लो। ठीक, ऐसी कोई संधि नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसी कोई संधि। तो बीपीएससी ने जब सवाल को पूछा उसमें था कि सर कोई संधि नहीं बनेगी, यूपी ऐसा ही नहीं पूछा। ठीक है, तो इसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ यहाँ पर कि सर विसर्ग संधि की अगर अवस्था पूछी जाएगी तो अवस्था होती है दो, व्यंजन संधि की अवस्था होती है तीन, और स्वर संधि की अवस्था होती है एक। कितनी होती है? एक। एक और महत्वपूर्ण बात क्या, हमें पता है कि सर अगर मैं दो के साथ तीन को जोड़ूं तब सर मुझे पांच की प्राप्ति होती है। ठीक, दो के साथ तीन जोड़ा जाएगा पांच, अगर मैं तीन के साथ दो को जोड़ने का भी प्रयास करूंगा तब भी पांच। तो कुछ व्याकरण तर्क देने का प्रयास करते हैं कि आप स्वर के साथ चाहे व्यंजन को जोड़ लो बनेगी यही संधि, या व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ो बनेगी व्यंजन संधि। तो वो इनको अलग अलग कंसीडर नहीं करते, वो मानते हैं ना 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 ये एक ही है, यानी व्यंजन संधि की दो ही अवस्थाएं होती हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक, लेकिन फिर भी व्यंजन संधि की अवस्था आ जाए या रूप पूछे, रूप और अवस्था बात एक ही है। ठीक है ना, यहाँ पर एक और शब्द नोट करना, अवस्था पूछ दे या रूप पूछ दे बात वही है। ठीक, अवस्था पूछे या रूप पूछे बात वही है। ठीक है, ये सब पहला उत्तर तीन, बात का उत्तर दो। तीन कई बार विकल्पों में नहीं होता, तो विद्यार्थी को प्रतीत होता है कि सर सवाल गलत है, कोई सवाल गलत नहीं है। ठीक है ना, कि सर बात ये है शायद इस आधार पर उसने उत्तर दिया हो तीन और दो दोनों हो, प्रायोरिटी पर उत्तर होगा तीन। क्या उत्तर होगा? तीन, क्योंकि तीन ही होती है। ठीक है ना, तीन कई बार नहीं होता है तब विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि क्या उत्तर करे, दो उत्तर। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? सर जी एग्जांपल, सर जी एग्जांपल, सर जी कैसे पहचानेंगे? कैसे मतलब कैसे पहचानेंगे? कहाँ पर? इनको इनको थोड़ी देर के लिए सब्र करो। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए सब्र करो, अभी आएंगे सभी पर कि सर कब स्वर के साथ व्यंजन जुड़ेगा, कब व्यंजन के साथ स्वर होगा, थोड़ी देर के लिए सब्र करो। ठीक, क्लियर? यहाँ तक की बात क्लियर? डन। सबसे पहला पड़ाव है जी हमारा स्वर संधि, और स्वर संधि में अब हमें पता है स्वर के साथ स्वर जुड़ेगा तो स्वर संधि होगी। क्या होगी? स्वर के साथ स्वर जुड़ेगा तो स्वर संधि। देखो हम दो माध्यमों से संधियों को पढ़ने वाले हैं, एक ट्रिक एक कॉन्सेप्ट, दोनों साथ चलेंगे। ठीक है ना, ट्रिक सर हमें बाकी विद्यार्थियों से थोड़ी बहुत अलग करेगी ताकि हम जल्दी हमारे सवाल का उत्तर करें, और कॉन्सेप्ट सर हमें इस टॉपिक से जोड़े रखेगा। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट। सबसे पहला सर हमारा पड़ाव आ गया स्वर संधि। शायद मैं एक बात बताना भूल गया, क्या कि अगर कोई भी परीक्षा है जहां पर संधि से सवाल आने हैं, 90% सवाल स्वर संधि से होते हैं, 5% सवाल व्यंजन संधि से होते हैं और 5% सवाल विसर्ग संधि से। ये इस वजह से बताना जरूरी है कि रिवीजन करते समय कई बार हमें देखना होता है कि कहां पर हम ज्यादा रिवीजन करें। कहीं कोई ऐसे टॉपिक पर तो ज्यादा रिवीजन नहीं जो सर या जिसकी भूमिका उतनी ज्यादा नहीं है। संधि इंपोर्टेंट टॉपिक है लेकिन सर्वाधिक इंपोर्टेंट है स्वर संधि। एक भी डाउट अगर मन में है तो तुरंत क्लियर करते हुए चलना। ठीक है ना, देखो इसी को पढ़ना है सबसे पहले। स्वर संधि अवस्था एक होती है, इस एक अवस्था के साथ ना सर इसके पांच भेद होते हैं। कि सर जी इसके प्रकार के बारे में जब बातचीत होगी इसके प्रकार निकल कर आएंगे पांच। कितने आ जाएंगे? पांच। कौन कौन से? चलिए विसर्ग एक और बात बताओ। देखो हाँ बिल्कुल, देखो सर क्या आप ये क्लियर हो? एक शब्द लिखा जी मैंने नमः, और नमः के साथ ते का योग किया। किसका योग किया? ते का योग। नमः के साथ ते का योग। ठीक है ना, नमः के साथ ते का योग। अच्छा कि सर इस पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग है, ठीक, इसका योग विसर्ग के साथ करने पर ना कि सर यहाँ पर भी विसर्ग होना चाहिए। तब मैं कहूंगा कि इस विसर्ग का योग इस विसर्ग के साथ हुआ है, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं है जो कि विसर्ग से शुरू होता हो। विसर्ग या तो अंत में आ सकता है या फिर बीच में, प्रारंभ में कभी विसर्ग नहीं आता शब्द के। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप नमः करो ऐसे, यानी नमः के पहले विसर्ग लगाने का प्रयास करो, तो ऐसी कभी कोई कंडीशन बनेगी नहीं कि शब्द के पहले कोई विसर्ग आ जाए। शब्द के पहले विसर्ग आता ही नहीं है, शब्द शुरू ही नहीं होता। ठीक, यानी सर अगर शब्द शुरू ही नहीं होगा विसर्ग से तो इस विसर्ग का योग विसर्ग से होगा ही नहीं, और जब विसर्ग का योग विसर्ग से होगा ही नहीं तब मैं आपसे बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कंडीशन बनेगी नहीं कि विसर्ग का योग आपने विसर्ग के साथ कर दिया। विसर्ग का योग विसर्ग के साथ करने से कोई संधि नहीं बनती, मतलब दूसरे वाले शब्द की शुरुआत में विसर्ग आ ही नहीं सकता, ना तो विसर्ग यहाँ आएगा ना विसर्ग, यानी शब्द की शुरुआत विसर्ग के दूसरे शब्द की शुरुआत में नहीं आ सकता। ये तीनों कंडीशन बनेगी नहीं, और नहीं बनेगी तो चलो फिर आगे। ठीक, आगे चलते हैं। इसे हम बात कर रहे हैं स्वर संधि पर, इसके पांच भेद होते हैं। पांच भेद कौन कौन से हैं पूरा ध्यान से समझो। वो पांच भेद जो निकल कर आते हैं, एक जो भेद है वो भेद है जिसका नाम है दीर्घ संधि। ठीक, एक जो भेद है उसका नाम है गुण संधि, एक जो भेद है उसका नाम है यण संधि, एक जो भेद है उसका नाम है अयादि संधि, एक जो भेद है उसका नाम है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कुल मिलाकर स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पांच। कौन कौन से? सर एक भेद है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक। अच्छा मुझे बताओ दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है कहां होता है? शब्द के प्रारंभ में, शब्द के अंत में, कि शब्द के बीच में? अगर मैं संधि करूं, दो वर्णों का योग करूं तो जो होने वाला परिवर्तन है कहां पर दिखाई देगा? शब्द के पहले, शब्द के बाद में, कि शब्द के बीच में? कहां पर दिखाई देगा? पहले, बाद में, कि बीच में? संधि से होने वाला परिवर्तन कहां? हाँ बिल्कुल, यानी याद है, कंसंट्रेशन पावर आपकी अच्छी है। यानी दो वर्णों के योग से होने वाला जो परिवर्तन है यहाँ बीच में दिखाई देगा। हाँ बीच में। अब देखो ध्यान दो, कोई भी शब्द जिसके बीच में, सबसे पहले पढ़ना ट्रिक, देखो ध्यान दो, कोई भी शब्द जिसके बीच में बड़ी आ की मात्रा आ जाए, बड़ी ई की मात्रा आ जाए, बड़ी ऊ की मात्रा आ जाए, बड़ी री से ऋषि की मात्रा आ जाए, उत्तर क्या करोगे? दीर्घ संधि। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि साहब एक शब्द लिखा है मैंने ग्रीस, लिखा है मैंने ग्रीस, तो सर शब्द के बीच में देखो, क्योंकि शब्द के बीच में परिवर्तन होता है, कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। एक शब्द लिखा है मैंने विद्यालय, कौन सी संधि होगी? शब्द के बीच में बड़ी आ की मात्रा है। देखो यहाँ देखो, सर देखो ये बड़ी की मात्रा है, इस सर ये बड़ी आ की मात्रा है। अगर मैं एक और सवाल लिखूं कि मैंने कहा बताइए हिमालय, बताइए कौन सी संधि होगी? इस सर ये बड़ी आ की मात्रा है बीच में। जैसे ही शब्द के बीच में तीनों में से कोई, इन चारों में से कोई भी मात्रा देख लो, दीर्घ संधि। ठीक, मैं अगर आपसे पूछूं शब्द के बीच में अगर छोटी ए की मात्रा आ जाए, किसकी मात्रा छोटी ए की, या छोटे ओ की मात्रा आ जाए, या अर की मात्रा या अर की ध्वनि आ जाए, क्या उत्तर होगा? उसका उत्तर होगा गुण संधि। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं कि साहब अभी एक शब्द लिखा था मैंने रमेश, अगर रमेश में संधि पूछ ले तो छोटी ए की मात्रा है बीच में। मैं अगर पूछूं कि सर महोदय एक शब्द लिखा है मैंने, तो सर बताइए कौन सी संधि होगी? सर शब्द के बीच में देखो किसकी मात्रा है? छोटे ओ की मात्रा, गुण संधि। या अगर मैं एक शब्द लिख दूं राजर्षि, लिख दूं मैं एक शब्द लिख दूं राजर्षि, तो सर देखो बीच में अर की ध्वनि आ रही है, राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, इन सभी में क्या होगी? गुण संधि। एक और सवाल मैं अगर आपसे पूछूं साहब कि अगर य, र, ल, व ये चार वर्ण हो, इन वर्णों पर अगर कोई अधूरा वर्ण आ जाए बीच में, क्या आ जाए? कोई अधूरा वर्ण आ जाए, उत्तर क्या होगा?
या जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ कि एक शब्द लिख दूं मैं प्रत्येक, क्या लिख दूं मैं प्रत्येक, बीच में या है, अधूरा वर्ण है, संधि का नाम या संधि, बीच में या अधूरा वर्ण या संधि। मैं अगर आपसे पूछूं स्वागत, ये सर बीच में क्या है व के साथ अधूरा वर्ण, कौन सी संधि या संधि, ठीक। अच्छा अयादि संधि, अयादि संधि के अंतर्गत एक बात ध्यान रखिएगा कि सर जी यर अलावा तो होते हैं बीच में, क्या होते हैं यर अलावा तो होते हैं, अधूरा वर्ण नहीं होना चाहिए। अगर यर अलावा के साथ अधूरा वर्ण नहीं है तो अयादि संधि। जैसे एक शब्द लिखा जी मैंने नयन, देखो यहाँ पर या था लेकिन यहाँ पर अधूरा वर्ण है तो यर संधि है, यहाँ नहीं है अयादि संधि है। एक शब्द लिखा सर मैंने हवन, देखो बीच में वाह है लेकिन अधूरा वर्ण नहीं है अयादि संधि। कोई भी शब्द जिसके बीच में बड़ी ए की मात्रा आ जाए या बड़े ओ की मात्रा आ जाए, उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा जी आपका वृद्धि संधि। जैसे एक शब्द लिख दिया जी मैंने तथैव, क्या लिखा तथैव, दो मात्रा देखी वृद्धि संधि। एक शब्द लिखा जी मैंने मतैक्य, दो मात्रा देखी वृद्धि संधि, दो मात्रा देखी वृद्धि संधि, ठीक है ना। एक शब्द लिखा जी मैंने महोदार्य, क्या लिखा महोदार्य, दो मात्रा देखी वृद्धि संधि, ठीक है ना। इससे सरल कोई ट्रिक नहीं है, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, ठीक है ना, ये मेरी बनाई हुई अच्छी बात है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि इस ट्रिक के सृजनकर्ता कौन है, मैं गर्व से मैं बोलता हूँ, ठीक है अच्छी बात है। देखो यहाँ पर समझ देखो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं पूछूं अध्यात्म, बताओ संधि का नाम, अध्यात्म में कौन सी संधि, आधा धा है जो कि यहाँ पर जोड़ा गया है, केवल संधि का नाम और कुछ नहीं। अरे संधि खत्म थोड़ी है, मैंने कहा ना ये 6 दिन में खत्म होने वाला टॉपिक है। स्वर संधि ही कम से कम आपकी 3 दिन चलेगी, 3 नहीं बल्कि 4 दिन चलेगी, ठीक है ना। कि सर जी अगर अध्यात्म में अगर आप मुझसे पूछ लो कि भाई कौन सी संधि है, यार अधूरा वर्ण है, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई रामायण बताओ संधि कौन सी है, एक शब्द क्या है रामायण, संधि का नाम, रामायण में कौन सी संधि है, रामायण में कौन सी संधि है, कि सर देखो यहाँ पर देखो बीच में किसका, बीच में बढ़िया की मात्रा है, बढ़िया की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ी ऋषि की दीर्घ संधि, उत्तर। रामायण में कौन सी संधि है, सर मात्रा है बढ़िया की दीर्घ संधि, उत्तर। मैं अगर आपसे पूछूं सर मुझे बताइए, अगर मैं आपसे और पूछूं जैसे कोई एक सवाल मैंने पूछा, अच्छा एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अयादि जो संधि है ना सर ये 3 अक्षरों की होगी हमेशा, इनकी होगी 3 अक्षर, इसकी होगी 3 अक्षर की, इसमें 3 ही अक्षर आएंगे। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं सर मुझे बताइए नायिका कौन सी संधि है, बताइए नायिका में कौन सी संधि है, बीच में देखना या है, और बीच में या है लेकिन सर इसके साथ अधूरा वर्ण नहीं है, मात्रा है कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं, अधूरा वर्ण नहीं है, या लगा के साथ अधूरा वर्ण नहीं है तो उत्तर अयादि संधि। क्या उत्तर, जैसे एक शब्द में लिखूं गायिका या फिर गायिका तो चलो मिलता है, एक शब्द लिखूं मैं सायक, क्या लिखूं सायक, उत्तर बताओ, बीपीएससी का सवाल है सायक, संधि विच्छेद करिए, लेकिन वहां पर विच्छेद था, अगर संधि पूछे तब सर बीच में या कोई अधूरा वर्ण नहीं है अयादि संधि। एक शब्द में लिखूं साहब, एक शब्द अगर मैं लिखूं जैसे एक शब्द में लिखूं एक शब्द लिखूं मैं नरेंद्र, बताओ कौन सी संधि है, एक शब्द लिखा नरेंद्र, संधि का नाम बताओ, संधि का नाम, नरेंद्र में कौन सी संधि है, नरेंद्र शब्द की बात चल रही है क्या, नरेंद्र शब्द में सर यहाँ पर देखो बीच में रा पर ना, बीच में रा पर छोटी की मात्रा है, ये गुण संधि है, अयादि संधि थोड़ी ना होगी यहाँ पर, अरे भगवान ये देखो यहाँ पर देखो ये रा है, रा के ऊपर किसकी मात्रा छोटी है की, रा के ऊपर छोटी की मात्रा गुण संधि है। मैं अगर आपसे पूछूं कि साहब मुझे बताइए अन्वय में कौन सी संधि है, अन्वय में कौन सी, बीच में देखो बीच में क्या है, बीच में सर वाह है, बीच में क्या है वाह के साथ एक अधूरा वर्ण है, सर जी य र ल व अधूरा वर्ण, उत्तर सीधा यण संधि, क्या उत्तर होगा यण संधि सर यहाँ पर, ठीक ये कहानी खत्म, अच्छी बात है। स्वर संधि अब आपकी चलेगी 3 दिन, लगभग 3 दिन, खत्म नहीं है अभी, आप केवल संधि पहचानना कुछ सीखे हैं, ठीक है ना, अभी संधि विच्छेद बाकी है कि सर जी अगर अध्यात्म शब्द है तो उसको कैसे तोड़े, इसका विच्छेद कैसे करें, नायिका शब्द है तो विच्छेद कैसे करें, तो संधि लगभग स्वर संधि 3 दिन लेगी आपके, कहते 3, लेकिन मेरा यकीन मानना कि संधि को फिर आज के बाद किसी परीक्षा के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आज के बाद फिर आप लोगों को पढ़ा देंगे संधि, ठीक है ना, देखो संधि हम पढ़ाते हैं फिर आपको, ठीक डन, बशर्ते क्लास में ध्यान रहा तो आपका, ठीक सर नेक्स्ट क्लास है 6 बजे, मुझे पता है तभी तो छोड़ रहा हूँ आपको, अन्यथा 10-5 मिनट तो ज्यादा लेते हैं आपसे। सर जी कमेंट भी थोड़ा देखिए, हे भगवान सुधर जाओ रे, ठीक है ना, मैं कमेंट थोड़ी ही देखता हूँ, आपसे ज्यादा चिंता आपकी मुझे है, ठीक। कल मैंने आपके कमेंट पढ़े थे जो आप जैसे बहुत सारे बच्चों ने ना कमेंट लिखे और दिल को छुए वो कमेंट, कुछ विद्यार्थियों ने सहायता भी मांगी किसी चीज को लेकर, तो देखिए सहायता करना वो सही है, लेकिन सहायता अगर एक सही आयाम में हो तो वो तो अच्छी बात है। क्या मैं तेज पढ़ाता हूँ, अरे नहीं बहुत शांत एकदम, अब और इससे ज्यादा धीरे में क्या ही बोलूं बताओ, ठीक है ना। हाँ, हम सहायता के बारे में, सहायता अगर सही आयाम में हो, अब बताओ एक कमेंट मैंने पढ़ा, एक फीडबैक में आया क्या कि सर जी मुझे किसी से विवाह करना है, लड़की मान रही है लेकिन लड़की के माता पिता राजी नहीं है, अब बताओ सर जी क्या मैं उसको भगा लूं, अब मैं क्या ही कहूं, मैं तो हंसा वहां पर बैठकर कि बताओ यार ये भी ठीक है। हाँ, लेकिन जो आपके वास्तविक जो कमेंट मैंने पढ़े दिल को छुए, ठीक है ना, आपके उन्हीं कमेंटों की वजह से हम यहाँ 6-7 घंटे बोल पाते हैं, उन्हीं से ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना, दिल को छुए आपके कमेंट, ठीक है ना, सच में कमेंट मतलब कि वो जो आप भेजते हैं हमारे लिए, मुझे ईमेल्स प्राप्त हुई, हे भगवान टीजीएस पर ईमेल्स बहुत सारी आई, वो सभी चीज दिल को छूने का प्रयास करती हैं। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी आपसे कल, यहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।